प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑर्स्टेड ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या मैक्सवेल ने? अलग अलग पेपर में आपको मैं बता दूं, अलग अलग पेपर में अलग अलग ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसे मैक्सवेल की बात करें तो इन्होंने दिया था सर। फिर आइंस्टीन ने क्या दिया था? अरे भैया आइंस्टीन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वही न्यूटन की बात करोगे तो लल्ला इन्होंने फोटान थियरी दिया था। फोटान सिद्धांत किसने दिया था लल्ला? तो फोटान सिद्धांत दिया था आपके न्यूटन ने। ऑर्स्टेड की बात करोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने क्या दिया था सर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हर जगह चलते रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आज 1 दिसंबर हो गई और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं आज जीडी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। आप लोग जल्दी से 3-4 हजार स्टूडेंट आ जाओ तो मैं वैकेंसी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट, क्या पैटर्न बदला, क्या सिलेबस, सब कुछ हम लोग एक साथ किया जाएगा। लेकिन पहले आधा घंटा अपना पढ़ाई किया जाए। निम्न में से कौन निम्न ताप को मापने वाला यंत्र है? निम्न, और हां मैं बार बार कह रहा हूं आज जीडी की वैकेंसी आई है, इसलिए हो सकता है कि थंबनेल पे मैं जीडी लिख दूं ताकि बच्चे आवें, लेकिन मैं अपने एमटीएस वाले स्टूडेंट्स के साथ तक उस दम तक खड़ा रहूंगा जब तक कि मैं पढ़ाता रहूंगा। अब एमटीएस के एग्जाम डेट के लिए भी हल्ला बोल करना होगा। निम्न ताप को मापने वाला यंत्र है, बताना निम्न ताप को। सर विद्युत, ये तो नहीं है, एक करा बी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ये विद्युत धारा की दिशा मापती है, ठीक है ना, ये विद्युत धारा की दिशा मापती है। ये थर्मल रेडिएशन को मापती है, उष्मीय विकिरण, ठीक है ना, थर्मल रेडिएशन, उष्मीय विकिरण को मापती है आपकी बोलोमीटर। अब ए या डी में से कोई एक सही हो सकता है, लिख लो क्रायोमीटर सही है, क्योंकि ऑडियोमीटर तो ध्वनि की तीव्रता मापता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। आज के बाद कसम खा लेना कि जीडी एमटीएस की तैयारी एक साथ दौड़ेगी। लोहे को जंग से बचाने का तरीका क्या है? पॉलिश द्वारा, ग्रीस लगाकर, गैल्वेनीकरण द्वारा, उपयुक्त सभी। लोहे को जंग से बचाना है, क्या कोई पॉलिश लगा दोगे तो लोहा जंग से बच जाएगा? हाँ सर, बचता है पॉलिश लगाने पे। अच्छा, ग्रीस लगा दो, कोई लोहा रखा है मान लो छत पे, इधर उधर जहां भी खुले में पड़ा है, ग्रीस लगा दो, क्या बचेगा? हाँ लल्ला बचेगा। गैल्वेनाइजेशन, अरे ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट विधर, मतलब सी और डी ऑप्शन। लोहे को जंग से बचाने का तरीका, ये तीनों का तीनों है। और ये भी बता दूं, ये जीडी 2023 का क्वेश्चन है, ये एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है, ये एमटीएस 2024 का सेकेंड शिफ्ट दोपहर का क्वेश्चन है पिछले साल का। जब एमटीएस में आया था तो सिर्फ ये ऑप्शन में था, और जब जीडी में आया था तो ये पूरा ऑप्शन में था। तो मैंने कहा चलो भैया लपेट लो। आज यार बड़ा अच्छा दिन है, 1 दिसंबर, और आज जीडी की वैकेंसी आउट हो गई है। बस भगवान हम लोग की इतनी सुन ले, एमटीएस का एग्जाम डेट भी दे दें। सच कह रहे हैं कि नहीं? एमटीएस का एग्जाम डेट भी दे दें, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहा है रुपेश सर आप अपना चैनल लॉन्च करने वाले थे, नहीं करोगे क्या? लल्ला मैं चैनल लॉन्च करूंगा, लेकिन यह समय है अड्डा का साथ देने का, समझ रहे हो ना? तो निश्चित तौर पे मुझे अड्डा का साथ देना चाहिए। मैं अपना चैनल लॉन्च करूंगा, लेकिन पहले अड्डा का साथ दूंगा। जिसने मेरा पहले दिन का करियर अड्डा से है, तो तुम समझ सकते हो ये जरूरत है अड्डा को, हमारी और हमें अड्डा की। तो फिर अड्डा के साथ तो मैं मतलब हमेशा खड़ा मिलूंगा ना। और सच यही है ना, सही भी यही है ना, ईमानदारी की बात बताओ, मेरे ऑनलाइन का पहला दिन का क्लास दिया मुझे किसने? अड्डा ने, ऑनलाइन पे। तो अगर मैं अभी अपना चैनल, जबकि मैं अपना चैनल लॉन्च करूंगा विद द परमिशन ऑफ अड्डा, बस उसी में लगा हुआ हूं कि जब अड्डा कहेगा तो कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी मैं हमेशा से अड्डा के साथ था, हूं और रहूंगा। पूना पैक्ट जैसे गांधी जी भारत के साथ, ठीक है ना। बताओ लल्ला, पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? पूना पैक्ट सर, अगर पूना पैक्ट की बात करें तो 1908, 1939, 1932 या 1942? पूना पैक्ट बताइएगा। तो पूना पैक्ट की अगर बात कर ली जाए तो पूना पैक्ट हुआ था कब? आपके सी ऑप्शन 1932। अच्छा, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था।
अच्छा, अगले 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 पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे पूना पैक्ट के। 1942 में क्या हुआ था सर? अगस्त क्रांति। मैं जानबूझ करके अगस्त क्रांति लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे अधिकतर दोस्त इसको क्या जानते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में इसे जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में इसे जानते हैं, ठीक है ना? क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में इसे जानते हैं। अगले पॉइंट पे 1939। अरे 1939 में लल्ला जो अक्सर पूछ दे वो फॉरवर्ड ब्लॉक, कि फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था? 1939 में। किसने बनाया था? आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। 1908 में क्या हुआ था सर? मुजफ्फरपुर बम इंसिडेंट हुआ था। मुजफ्फरपुर बम इंसिडेंट हुआ था, तो यह भी आपको याद रखना होगा। अगले पे आएंगे। अच्छा, एक बात आपको बता दे भाई, देखो आज एसएससी जीडी की वैकेंसी आउट हो चुकी है, उसके बारे में हम करीब 7:45 बजे आपको बताएंगे, ठीक है ना? करीब 7:45 बजे के आसपास आपको बताएंगे। और अब आज मैं तुम लोग को एक सूचना दे दूं और बता दूं कि लल्ला एसएससी जीडी के लिए आज 1 दिसंबर है। मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। Y182 कूपन कोड लगा के आज उसका छोटका बैचवा खरीद लेना, क्योंकि वो 80% ऑफ पे है। आज वैकेंसी आ गई 25,000, लिख के दे रहा हूं, महंगा हो जाएगा बैच। और सिर्फ अड्डा का ही नहीं, पूरे भारत में कोनो कोचिंग होंगे, सब लोग महंगा कर देंगे, ठीक है? तो एक बार सब लोग वादा करो कि अगर जीडी की तैयारी करने जा रहे हो, कोर्स से जुड़ोगे, तो Y182 सब लोग एक बार लिख दो कि सर Y182 लगा के 80% ऑफ पे तुमको आज उसका बैच मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल दे रहा हूं 80%, क्योंकि अभी अभी आज 1 दिसंबर को इसकी वैकेंसी आ गई है लल्ला। 25,000 वैकेंसी आई है, पूरे भारत के स्टूडेंट टूट पड़ेंगे इस पे, ठीक है ना? मैं इसलिए कह रहा हूं। तो एक बार सब लोग Y182 लिखो कि यस सर Y182। और देखो अभी लिंक भी लगा हुआ है बैच का, एसएससी जीडी बैच का लिंक भी लगा है। नहीं वही फिर बाद में तुम देखना, मैं डेली इस बात पे बोलूंगा नहीं, और फिर तुम लोग कहोगे अरे गुरु इतना महंगा बैच, ये वो 3 तूफान। फिर हमसे मतलब इस मुद्दे में तो मैं खैर दोबारा जल्दी बोलूंगा ही नहीं, ठीक है ना? मैं दोबारा जल्दी बोलूंगा ही नहीं। एल्डिहाइड, ये तो CnH2NO है, CnH2NO है एल्डिहाइड, ठीक है ना? CnH2n, ये तो सर CnH2n है, एल्कीन है। और एल्काइन की बात करेंगे तो CnH2n-2 है, CnH2n-2। बचा कौन सा गुरुजी? तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मैं सचमुच बताऊं, मुझे एल्कीन, एल्काइन और एल्केन का याद था, तो मैंने उसी आधार पे लिखा, तो बचा एक ही ऑप्शन, तो फिर तो यही डी सही है ना? फिर यही डी सही है ना? अच्छा, मुझे ईमानदारी से बताओ कौन कौन लोग इस बार इसमें जीडी की तैयारी करेंगे? जी जान लगा के वो जीडी लिखें। आज डे फर्स्ट है लल्ला, 1 दिसंबर है, 25,000 वैकेंसी आई है। वो जीडी लिखे जो इस बार जी जान लगा करके आर या पार करके 90 से 120 दिन जीडी के लिए देने वाले हैं। 90 से 120 दिन जीडी के लिए देने वाले हैं। मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे 2 दिन से बहुत जुकाम बुखार है। आज मैंने 6:45 बजे सुना, आज मैं सुबह की करंट अफेयर भी नहीं ले पाया कि यार जीडी आ गई, फिर तो मुझे आके खड़ा होना ही था। इस बार जीडी पार मेरे यार, इस बार पार। और सिर्फ जीडी नहीं, एमटीएस की डेट का करिए इंतजार, जिस दिन आ जाए इनका भी हो जाए कल्याण, ठीक है ना? अब जो लोग जीडी के लिए कह रहे हो, पहली बात जम के अपने से पढ़ना। अगर थोड़ा सा भी कोर कसर या मन में कोई कमी रह जाए ना, तो फिर इस कोड को याद करके किसी कोर्स से मेरे जुड़ जाना, Y182, क्योंकि आज 80% ऑफ है, ठीक है ना? 80% ऑफ है, ये मैं आपसे बार बार कहूंगा, ठीक है? जुड़ जाना जरूर। बताओ सरीसृप वर्ग, अब एक बार Y182 में फिर से आपसे कमेंट चाहूंगा, Y182 में फिर से आप सबसे कमेंट चाहूंगा एक बार। सरीसृप वर्ग का उदाहरण है मेढक, कछुआ, ब्लू व्हेल, झींगा। मैंने बताया था, जैसे मेढक है एम्फीबिया वर्ग का। किस वर्ग का है सर? एम्फीबिया वर्ग का मेढक उदाहरण है। जबकि कछुआ हो गया, आपके कोबरा हो गया और गिरगिट हो गया, ये सब सरीसृप वर्ग के हैं। कोबरा मतलब सांप यार, और आपके ब्लू व्हेल, ये तो सर मैमल्स का एग्जांपल हो जाएगी। ब्लू व्हेल्स मैमल का एग्जांपल। और कौन सा ऑप्शन है? झींगा मछली, ये तो आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल होंगे, आर्थ्रोपोडा।
झींगा मछली हुआ या आपके मकड़ी हुआ, केकड़ा हुआ, दीमक हुआ, सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इस ए वाले का मतलब है एम्फीबिया, AMPHIBIA, एम्फीबिया। ठीक है मेरे लाला। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल तंत्र से संबंधित रोग नहीं है। मानव कंकाल तंत्र से संबंधित रोग नहीं है, बताइएगा। ठीक है, बताओ। मानव कंकाल तंत्र से संबंधित रोग नहीं है। एक लोग कह रहे हैं नहीं बोलूंगा मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखो आज जीडी की वैकेंसी आ गई है, पढ़ लेना लल्ला। एमटीएस जीडी इसी बार पार करना है। मानव कंकाल तंत्र से अगर रोग देखोगे तो आपको रिकेट्स, हड्डी में होने वाला ये तो है सर, टिटेनी, टिटनेस और पैगेट डिजीज, सर ट्रेकोमा। अब मैं ना इसको, मुझे नहीं पता कि पता नहीं कौन रोग है, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि ट्रेकोमा जो है वो आंख में होने वाला रोग है, और ये पूछ रहा है कंकाल तंत्र से। अब बाकी ऑप्शन पढ़ने की मुझे जरूरत ही नहीं है। काहे पढ़े हम कोई और ऑप्शन? काहे के लिए पढ़े बताओ? कोई जरूरत है कोई और ऑप्शन पढ़ने की? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन अगला, अशोक का कालसी अभिलेख किस जगह से प्राप्त हुआ था? अशोक का कालसी अभिलेख, अशोक का कालसी अभिलेख किस जगह से प्राप्त हुआ था? बताओ 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 बताओ। अशोक का कालसी अभिलेख, सर अशोक के काल, देखो अशोक के अभिलेखों की अगर हम लोग बात कर दे तो बहुत सारे अशोक के ऐसे अभिलेख रहे हैं लल्ला जो कि पुराने समय से यहां लाए गए हैं। जैसे उनका लोकेशन पूछता है, जैसे आपके थाने तो सबको पता है सर, ये सोपार, ठीक है ना, सोपार महाराष्ट्र में थाने पड़ता है। अफगानिस्तान थाने में सोपार अभिलेख पड़ता है। अफगानिस्तान में शहबाजगढ़ी अभिलेख। हिंदी सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री के नाम से या प्रथम महिला किसे कहा जाता है? जैसे भारतीय क्रांति की जनक मैडम भीकाजी गामा जी को कहा जाता है, वैसे हिंदी सिनेमा की मधुबाला, मीना कुमारी, देविका रानी या दुर्गाबाई कामत। क्वेश्चंस आपको आज बहुत अलग टाइप के मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो एडिक्विटी का नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न, उसके ऊपर आज मैंने क्वेश्चन सारे बनाने शुरू कर दिए हैं, ताकि आपके डे 1 पे आप चाहे हमारे लाल एमटीएस दे के चले आओ, चाहे जीडी दे के चले आओ, झंडा लहरा देना चाहिए। देविका रानी रोरिक जी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? अब यहां पे सर आपके सुकुमार सेन जी, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पहले, लेकिन इसने पूछा पहली, तो पहली कौन रही हैं? वीएस रमा देवी। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ पूर्ण कार्यकाल के लिए नहीं रही थी, ये कार्यवाहक रही थी, कार्यवाहक। अब अगर तुमसे पेपर में पूछता है इलेक्शन कमीशन किस भाग में आता है, सर भाग 15 में आता है। कई बार आपके पेपर में आया हुआ, एसएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन हुआ करते थे। वर्तमान में कौन है? सर राजीव कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है ना, ज्ञानेश जी वर्तमान में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय चुनाव आयोग जो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, अब चुनाव की बात हुई है तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस लल्ला वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगले पॉइंट पे आएंगे तो सी क्वेश्चन। अगला क्या है भाई? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकता है? सर भारत के राष्ट्रपति का जिक्र संविधान के भाग 5 में है। अब राष्ट्रपति, ऐसा तो हम लोग के संविधान में ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है कि वो 2 बार लड़े, 4 बार लड़े। अरे यार, वो तो चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना, चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सकता है। अगले पे आएंगे, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष। अब ये जो आपका नया वाला एडिक्विटी का पैटर्न है एसएससी का क्वेश्चन पूछने का, जो वो एआई बेस्ड क्वेश्चन ले रहा है, हमने भी अब लेने की कोशिश कर ली है कि आओ इसी की तैसी, आर या पार। तो राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी जी। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। अब देखो यहीं पे मैं घुमा दूं।
अभी चलो ये दिसंबर का महीना चल रहा है, हाँ, लेटेस्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर माह में किस विदेशी देश का दौरा किया, उस देश का नाम बताइए। और द्रौपदी मुर्मू जी ने एक लड़ाकू जेट विमान से भी उड़ान भरी, उस जेट विमान का नाम बताइए। भाई यही ना करंट अफेयर में क्वेश्चन बनेगा। चलो एक मैं बता दे रहा हूं, बोत्सवाना गई थी, बोत्सवाना। अब तुम जरा सा मुझे बता दो किस विमान से इन्होंने उड़ान भरा था, सुखोई से, राफेल से, किससे? नाम किसी को याद है? नहीं याद होगा। यही अत्याचार है, इसीलिए एग्जाम नहीं निकलता है। कमेंट बॉक्स में गूगल सर्च मार करके बताना। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सूरवीरता प्राप्त हुई थी? सूरवीरता मतलब अगर जब यहां से क्लियर ना हो तो यहां से, क्योंकि ये भैया एआई का जमाना है। ये एआई से जो एडिक्विटी क्वेश्चन उठा रहा है, जो एसएससी के चेयरमैन ने कहा था, मैं भी आज वही पैटर्न अपनाने की कोशिश किया हूं। नाइटहुड, तो सर नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी 1915 ईस्वी में। लेकिन याद रखना 1919 के जलियांवाला बाग मैस्करस, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इन्होंने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। अब यहां पे आपसे किसने आपके राय बहादुर की उपाधि किसने छोड़ी थी? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, या राय बहादुर की उपाधि जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय क्रांतिकारी या किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने छोड़ी थी? जैसे गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दी थी, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि छोड़ी थी। राय बहादुर की, सर राय बहादुर की उपाधि जमुना लाल बजाज जी ने छोड़ी थी, जमुना लाल बजाज। एक बात और याद रखना, अक्सर एसएससी के पेपर में मैंने जो 10वीं 12वीं लेवल के हैं उनमें यह पूछता है कि गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है। ये केबीसी में भी पूछा है, मैंने आपको बताया होगा कभी ना कभी चर्चा के दौरान। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमुनालाल बजाज को कहा जाता है। अगले पे आएंगे, धर्मनिरपेक्ष नीति का नाम सुलह ए कुल किसके साथ संबंध है? बताइएगा, सुलह ए कुल। इसी तरीके का एक मैंने हिस्ट्री में, अब ये जो मेरे रेगुलर वाले स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि यार चाहे एआई का क्वेश्चन हो चाहे एडिक्विटी का क्वेश्चन हो, न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। मेरे रेगुलर स्टूडेंट जानते होंगे मैं कभी इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं फॉर्म करता हूं, नहीं तो मैं बकायदा नंबर उम्बर लिखा रहता हूं। हट, धर्मनिरपेक्ष नीति का नाम, धर्मनिरपेक्ष नीति अकबर ने लाया था, सुलह ए कुल। यही नहीं, अकबर ने इसी समय एक धर्म की भी शुरुआत कर दी थी और उस धर्म का नाम था तौहीद ए इलाही। अब लोग कहेंगे गुरुजी वो तो दीन ए इलाही था ना, मैं कहूंगा लल्ला उसी को तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, तौहीद ए इलाही। ठीक है, सुलह कुल। इसी के साथ अकबर ने एक और धर्मनिरपेक्ष नीति लाई थी। अगर वो आपसे पूछे वो क्या थी सर, तो मजहर की घोषणा, इट इज आल्सो अ रिलीजियस ऑर्डर। ये भी अकबर के द्वारा लाया गया धर्मनिरपेक्ष की नीति थी। और उस समय के एक बहुत बड़े इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि अकबर के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी दीन इलाही या तौहीद इलाही लाना, नहीं तो वो बर्बाद ना होता इंसान। खैर, तो बी ऑप्शन। अगले पे आएंगे, भारतीय क्रांतिकारी राजगुरु जी, जब भी क्रांतिकारी जी किसी का नाम आवे तो जी लगाना है, भारत के किस राज्य से जुड़े थे? क्या हम लोग राजगुरु सुखदेव जी, भगत सिंह जी को नहीं पढ़े हैं? लेकिन देखो यही नए पैटर्न हो गया। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजगुरु जी, सुखदेव जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी कौन थे, लेकिन अब राज्य पे ध्यान नहीं देते हैं। राजगुरु जी हुआ करते थे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं लल्ला। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में युद्ध में तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किया था? बच्चा बता देगा कि सर 1526 ईस्वी में शाहरुखी सिक्का, शाहरुखी सिक्का तो खैर 27 में आया था। 1526 ईस्वी में भारत में गोला का प्रयोग करने वाला, बारूद का प्रयोग करने वाला, बंदूक का प्रयोग करने वाला, तुगलनुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करने वाला, तुगलनुमा वार स्टाइल, तुगलनुमा वार स्टाइल का प्रयोग करने वाला। और यही नहीं, आपके जो तोपों को सजाने की विधि हुआ करती थी, वो क्या उसको कहते थे यार, तुगलनुमा के अलावा शाहरुखी विधि, शाहरुखी तो सिक्का था, मुझे वो शब्द भूल रहा है, क्षमा करिएगा। ये सब करने वाला बाबर हुआ करता था 1526 की ईस्वी में।
मजेदार बात बताऊं, भले इतिहास में बाबर का 1526 के युद्ध में गोला बारूद बंदूक का प्रयोग है, लेकिन मैं यहां यह कहना चाहता हूं, अगर कभी 1526 या फिर पानीपत आपके ऑप्शन में न रहे, या इसके साथ आपके 1519 का बाजौर का युद्ध लिखा रहे, तो आप टिक मार देना, बाजौर का युद्ध। अब इसमें भी बाबर ने गोला बंदूक बारूद का प्रयोग किया था यूसुफ जई जनजाति के खिलाफ, लेकिन यह छोटे स्तर पर लड़ा गया था, तो इतिहासकारों ने किताब में उसे उतनी बड़ी जगह नहीं दी है। नहीं तो आप कॉमन सेंस लगा लो लल्ला। चलो 2 मिनट के लिए मुझे समय देना। एक व्यक्ति जो कि काबुल से आया है, और यह बाजौर सिंध के पास, भारत के बॉर्डर के पास का एरिया था, उसको पता है कि बाजौर में जो यूसुफ जई जनजाति रहती है उसके पास डंडा है, तलवार है, तीर है, धनुष है, और बाबर के पास जब बंदूक था पहले से, तो वो इस युद्ध में लेके नहीं आया रहा होगा। क्या वो नियम वाला युद्ध लड़ने वाला था कि नहीं नहीं इनके पास डंडा है, हम भी डंडा से लड़ेंगे? न जाने क्यों इतिहासकारों ने पानीपत के पहले युद्ध में बंदूक के बात की है। शायद वो बड़े लेवल पे लड़ा गया था, एक निर्णायक युद्ध था, भारत पे कब्जे का युद्ध था, इसलिए वो हो सकता, नहीं तो बंदूक का उपयोग तो यहां भी हुआ था। और एक स्टूडेंट ने याद दिला दिया, तुगल नुमा के अलावा उस्मानी विधि। एक्चुअली बाबर ने जो तोप के अलावा जो तोपों को सजा करके युद्ध लड़ा था, उसी को उस्मानी विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेला, तो इससे अगला क्वेश्चन, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? सर संत कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? राजस्थान नहर, भाखड़ा नहर, आगरा नहर, यमुना नहर। ये आपके एआई बेस्ड एडिक्विटी के न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, आपके एसएससी एग्जाम के। और मैं कुछ दिन आपको इस तरीके आज दिखा रहा हूं कि देखो ये 100 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा, और फिर मैं आ जाऊंगा अपने डिटेल वाले पैटर्न पे। राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर यार। अगले पे आइएगा, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन थी? 6 बात यहां पे पूछ सकता है कि मनुष्य ने पहला जानवर जिसे पालतू बनाया, मनुष्य ने पहला अन्न जिसे प्रयोग में लिया, सबसे पुराने देवता जिसकी मनुष्य ने पूजा की, सबसे पुरानी लिपि, सबसे पुरानी सभ्यता, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो सबसे पुराना देवता तो तुम में से आधा से ज्यादा गलत बता देंगे, जबकि जीडी, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब आप ही लोग दे रहे हो। सर सबसे पुराने देवता का नाम है धौ। धौ कौन से देवता है सर? इन्हें वैदिक युग में आकाश का देवता कहा जाता था। आकाश का देवता, ये सबसे प्राचीन देवता है। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर वो तो सर कुत्ता ही हुआ करता था। सर सबसे पहला अन्न जौ है, जौ के बाद गेहूं है, जौ के बाद गेहूं का नंबर आता है, यह बात याद रखना। अब जब गेहूं जौ ऑप्शन में ना रहे तो आप गेहूं का प्रयोग कर सकते हो। और सबसे पहले किस चीज का प्रयोग किया, जिस धातु का प्रयोग किया गया था, दैट इज कॉपर, तांबा। सबसे पहले जिस क्या कहा जाता है हथियार का प्रयोग किया गया था, दैट इज कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धौलावीरा किस आपके राज्य में स्थित है? धौलावीरा, कालीबंगन, ये पूछता रहता है, लोथल। अच्छा सर धौलावीरा, धौलावीरा भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर हम लोग वर्तमान में आज की डेट 4 दिसंबर, अब इसको करंट अफेयर से भी रिलेट करके पढ़ते हैं लल्ला। 4 दिसंबर को अगर हम लोग बात कर लें तो भारत के पास 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, और 44वां कौन है? महाराष्ट्र के जो मराठा किला है, मराठन फोर्ट है 11, वो है 44। और धौलावीरा से सर नेवले की मूर्ति भी बरामद हुई थी, स्टैच्यू ऑफ मंगूज, नेवले की मूर्ति बरामद हुई थी। धौलावीरा एकमात्र शहर है लल्ला जो 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में बटा हुआ है। यह आपसे पूछ सकता है कि एकमात्र हड़प्पा स्थल का शहर जो 3 भागों में विभक्त है, दैट इज धौलावीरा। गुजरात में पड़ता है। यहां से लल्ला याद रखना स्टेडियम, खेल का मैदान भी प्राप्त हुआ था, खेल का मैदान। अब इसको इसलिए ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है क्योंकि यह भारत का यूनेस्को का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 40वां, क्षमा करिएगा, अगले पॉइंट पे आएंगे तो ए ऑप्शन है। अगला नालंदा विश्वविद्यालय। सर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके गुप्त वंश के समय हुई थी, कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला गुप्त वंश का हुआ करता था। गुप्त वंश वालों ने कई यूनिवर्सिटी बनवाई थी। उसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा है, उसी तरीके से एक पूछता है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? किस वंश वालों ने? पाल वंश वालों ने, ठीक है ना। उदंतपुरी पाल वंश वालों ने बनवाई थी। धर्मपाल नाम का एक शासक हुआ करता था। अगले पॉइंट पे आएंगे, लिंगराज मंदिर कहां है? अब तुम एमटीएस का एग्जाम दे करके आ जाना, जीडी का दे के आ जाना, जो मंदिर के टॉपिक से तुमसे एक क्वेश्चन ना पूछे, और मंदिर को चाहे एआई क्वेश्चन बनावे उसका, चाहे एडिक्विटी बनावे, चाहे कोई एग्जामिनर बैठ के बनावे, पूछ तो वो यही देगा ना कि एरातेश्वर मंदिर कहां है, लिंगराज मंदिर कहां है, कामाख्या मंदिर कहां है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां है, महाकालेश्वर मंदिर कहां है। उसमें कोई तरीका नहीं बदल सकता है। तो सर लिंगराज मंदिर कहां पे है? भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। अगले पॉइंट पे आएंगे, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? बताइएगा लल्ला। महबूब ए इलाही। आज डे फर्स्ट से मैं पूरी नई शुरुआत मान करके आपके साथ लग रहा हूं, यह बात याद रखिएगा। सूफी संत महबूब ए इलाही, सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है सर? सर इनकी दरगाह पड़ती है अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पड़ती है, जबकि शेख निजामुद्दीन की दरगाह कहां पड़ती है? नई दिल्ली में पड़ती है। ये दो दरगाह आपसे पूछता रहता है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पड़ती है? सलीम चिश्ती की दरगाह आपके फतेहपुर सीकरी में, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लड़के हुआ करते थे। वास्को डिगामा किस वर्ष भारत आया था? सर वास्को डिगामा से 4-5 क्वेश्चन करता है पेपर में। अगर आप एसएससी रेलवे सब पूछेगा, जब वास्को डिगामा आया था तो वह कौन सा राजा था जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था? तो सर उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन। अच्छा सर, वास्को डिगामा जिस बंदरगाह पे आया था उसका नाम कप्पकडाबू। कप्पकडाबू, ठीक है ना, कप्पकडाबू नामक बंदरगाह पे पहुंचा था। वास्को डिगामा एक ऐसा व्यक्ति है पुर्तगाली जिसका समाधि स्थल भारत में है 1498 में। क्या यह दोबारा भारत आया था? हां, यह दोबारा भी भारत आया था, तिबारा भी भारत आया था वास्को डिगामा, ठीक है ना। इसी में एक पूछता है, यह पुर्तगाली था, पूछेगा कि वह कौन सा पुर्तगाली, ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी? बताओ। ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर लल्ला इसी को कह सकते हैं शांत जल की नीति। वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जनरल था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति लाई थी? सर वो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। लो एक नंबर आगे निकल लो। चलिए अगले पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? सर शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता, वो तो चूंकि मैंने नए पैटर्न के क्वेश्चन उठाए हैं तो एआई और उसका कॉम्बिनेशन है तो वो आपको मिल जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता का संग्राम का प्रतीक था, बताइएगा। सर प्रतीक था कमल और चपाती। ये मैं पढ़ाया हूं, कई बार पढ़ाया हूं, ठीक है। अगले पे आएंगे, किस देश के भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? लेकिन आप देखो, यही वो पैटर्न है जिस पैटर्न को हम लोगों को एसएससी के लिए फॉलो करना पड़ेगा, और जब भी एग्जाम की डेट आ जाए क्वालिफाई करना है। किस देश? अच्छा, कल से मैं क्या सोच रहा हूं, 5-5 क्वेश्चन के पैटर्न में पढ़ाना शुरू करूं। 5 हिस्ट्री, 5 पॉलिटी, 5 जियोग्राफी, 5 स्टैटिक, 5 साइंस, 5 करंट। किस देश के, मतलब अगर आप लोग को लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस देश के भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? जापान का। अभी जापान में कुछ दिनों पहले ही जापान के साथ भारत ने कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड समझौता किया है, ठीक है। खैर अगले पॉइंट पे आएंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पानी कहां से मिलता है? बाप रे बाप, मजेदार क्वेश्चन। अलकनंदा, रामगंगा, धौलीगंगा या शारदा नदी? सर ये वही जिम कॉर्बेट है ना जिसे हेली नेशनल पार्क कहते थे, फिर सर अब नाम बदल गया, उत्तराखंड वाला रामगंगा हो गया भैया, क्योंकि रामगंगा नदी से ही इसको पानी मिलता है, रामगंगा से ही तो पानी मिलता है, तो फिर रामगंगा हो गया लल्ला। अगले पे आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके तहत की गई थी? देखो तुमसे 3 कोर्ट का पूछ सकता है। एक 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो 1774 में कलकत्ता हाई कोर्ट बना था उसका चीफ जज एक पूछ सकता है, और एक तुमसे 1937 के फेडरल कोर्ट का, एक तुमसे 1951 में जब देश आजाद हुआ तब चीफ जस्टिस कौन था, और एक आज 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है।
वैसे सर्वोच्च न्यायालय के जो स्थापना थी वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अच्छा, अब हम लोगों ने 4 जजों की बात की। सर 1774 में इलीजा इम्फे हुआ करता था, 1937 में गैविस मॉरियर, ठीक है ना, सर गैविस मॉरियर हुआ करता था, 1951 में हीरालाल जे कानिया हुआ करते थे, हीरालाल जे कानिया हुआ करते थे, और वर्तमान में सूर्यकांत जी, ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने BR गवई जी का जगह लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं लल्ला। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित कराता है? देखो राज्यों के चुनाव, जैसे अब अभी पंचायती राज का चुनाव हो जाए, ग्राम प्रधान, सरपंच और पंच का, तो तुमको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर चुनाव कराता है? नहीं सर, कुछ काम राज्य निर्वाचन आयोग भी कराता है, लेकिन यह विधानसभा चुनाव की बात कर रहा है। यह विधानसभा, अभी तुमने याद करो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ही तो करवा रहा था। स्टेट के जो चुनाव, जैसे आपके सरपंच और पंच का चुनाव हो गया, नगर निगम का जो चुनाव हो गया, ये सब आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी बिहार में विधायकी का चुनाव नहीं हुआ, वो 243 सीट वहां रही, जिनमें से 202 सीटें किन्होंने निकाल लिया? एनडीए गठबंधन ने निकाल लिया था। मानव कान की आवृत्ति सीमा, मतलब हम लोग की सुनने की क्षमता क्या होती है? सर 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में। अब ये इजी था तो इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक है, जनरली ये पूछता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है। ये जनरल टॉपिक रहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक क्या है? ह्यूमन राइट संस्था है। हालांकि भारत सरकार एमनेस्टी इंटरनेशनल से इस समय अपनी दूरी बनाई हुई है। निम्नलिखित में से किस संगठन से भगत सिंह जुड़े थे? देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नहीं सर, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और भगत सिंह जी दूर दूर तक इनके आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे। क्लियर है। नौजवान भारत सभा, हां सर, इससे तो जुड़े थे। इसी की स्थापना तो भगत सिंह जी ने लाहौर में की थी, 1926 ईस्वी में की थी, लाहौर में 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हां सर, इससे भी वो जुड़े थे। 1928 ईस्वी में लल्ला नई दिल्ली में, 1928 ईस्वी में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर के प्लस भगत सिंह जी आपस में मिलकर के एक पार्टी बनाए थे, जिस पार्टी का नाम था लल्ला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो राइट आंसर शुड बी बी एंड सी बोथ, दोनों से जुड़े थे शहीद आजम भगत सिंह जी। अगले पे आएंगे। जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार था? मैं बार बार कह रहा हूं, एसएससी हो या रेलवे इसकी एग्जैक्ट डेट पूछता है। सर एग्जैक्ट डेट हम लोगों ने कई बार देखा होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1900। इसके लिए अंग्रेजों ने जो जांच के लिए समिति बनाई थी लल्ला, उसका नाम हुआ करता था हंटर समिति। भारतीयों ने जो इसके लिए जांच के लिए समिति बनाई थी उसका नाम हुआ करता था तहकीकात समिति, या फिर इंग्लिश में कहें तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी। हंटर समिति का जो रिपोर्ट आया था, हंटर समिति की, ये आपके एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन रहा, इसलिए इसको बोल दे रहा हूं कि गांधी जी ने किस अंग्रेजों की रिपोर्ट को सरकारी लीपापोती कहा था? तो गांधी जी ने सरकारी लीपापोती, ये सीजीएल में भी पूछा है, सरकारी लीपापोती कहा था हंटर समिति की रिपोर्ट को, जो जलियांवाले बाग हत्याकांड पे आई थी, जिसमें यह लिखा था कि मात्र 379 लोगों की हत्या हुई है। उसी रिपोर्ट से अनसेटिस्फाइड होकर के कांग्रेस ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी या तहकीकात समिति बनाई थी, तो इन्होंने, जिसमें 3 लोग थे, एक थे आपके मदन मोहन मालवीय जी, मोतीलाल नेहरू जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, और इस समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी, ये अध्यक्ष हुआ करते थे। इन लोगों ने बोला भाई 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये डायरवा, ओ डायर, ठीक है ना, जनरल डायर, ओ डायर नहीं, जनरल डायर, इसको 1940 में उधम सिंह जी ने लंदन में पहुंच करके गोली मारा था, ठीक किया था। उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा जी, ये लोग बड़े महान लोग रहे हैं, क्षमा करना, क्योंकि इनका नाम लेने से पहले जी निकल जाना चाहिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सर अगर अब देखो, ये हैं आपके एआई बेस्ड एडिक्विटी के नए पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है ना। अब सुनो जरा, तुम चले जाओ साउथ अमेरिका। काहे गुरुजी, आप चले जाइए, हम नहीं जाएंगे। अरे हम भी नहीं जाएंगे। साउथ अमेरिका में जाओ और तुमको एक देश मिलेगा चिली, एक देश मिलेगा अर्जेंटीना। ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे एक पर्वत मिलेगा, उस पर्वत के
वो नाम है एंडीज। यही है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यही है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और सबसे पुरानी पूछ देता फिर तो वो तो अपने ही देश में है सर, अरावली। सबसे पुरानी पूछ देता तो अरावली, सबसे लंबी पूछ दिया तो एंडीज, साउथ अमेरिका में। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है ना, जिम्बाब्वे को ही नहीं, जापान का पुराना नाम भी आपसे पूछता है। आपके पेपर में 4-5 ऐसे हैं जो अक्सर, बुंदेलखंड, आपने नाम सुना होगा बुंदेलखंड का, आप लोग में से अधिकतर लोगों ने। 5-6 ऐसे हैं, मैं सबके लिख दे रहा हूं, आप भी बताने की कोशिश करो। बुंदेलखंड का पुराना नाम, असम का पुराना नाम, असम का पुराना नाम, और एक मैं पुराना नाम लिख रहा हूं, उसका नया नाम बताना। टेमासेक किसका प्राचीन नाम है? टेमासेक, ठीक है ना, ये किसका प्राचीन नाम है? चलो तुम खाली यही बता दो, हाई 3-4 हम बता दे रहे हैं। सर जिम्बाब्वे का पुराना नाम हुआ करता था रोडेसिया, ठीक है ना, जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेसिया। जापान का पुराना नाम निप्पन, निप्पन, या इसको सुकुमार फूलो। बुंदेलखंड, कसम से कह रहा हूं बुंदेलखंड का किसी को नहीं याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा, और जबकि लिख लो यही 4-5 हैं जो आपके पेपर में आता रहता है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम टेमा से किसका प्राचीन नाम है वो बताओ। बुंदेलखंड का नहीं पता ना, जेजा भुक्ति, जेजा भुक्ति, ये था बुंदेलखंड का। एक और बड़ा नाम पूछता है, अवंती। अवंती तो गुरुजी हमको याद है, उज्जैन को कहा जाता है, उज्जैन को। और असम का नाम कामरूपपुर, कामरूपपुर ये रहा है, कामरूपपुर रहा है लल्ला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। जातक किसकी पवित्र पुस्तक है? सिर्फ जातक की बात नहीं करेंगे लल्ला, दीपवंश, ठीक है ना, दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश, विनय पीटक, विनय पीटक, सूत पीटक, सूत पीटक, अभिधम्म पीटक, अभिधम्म पीटक, ये सब किससे रिलेटेड हैं? सब के सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। 2023 एमटीएस, 2024 जीडी, दोनों में पूछा है जातक कथाओं की संख्या कितनी है? नंबर, भाई ये कथा है ना, इनकी संख्या कितनी है? लल्ला याद रखना 549 जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना, पूर्व जन्म के कहानियों की। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, सी ऑप्शन बुद्धिज्म। अगले पॉइंट पे अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में कहां आयोजित किया गया था? सर खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था ढाका में। सच बताओ तुम्हारा ये सही हुआ है? नहीं हुआ है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम्हारे एसएससी के पेपर का 3 बार का क्वेश्चन है, ये 3 बार तुम्हारे पेपर में आया है। मैंने आज पहली बार बैठ करके पूरा अपना नोट्स छाप ढाला हूं, उठा ढाला हूं कि देखूं एआई और नोट्स दोनों का कॉम्बिनेशन बने तो क्या बन के निकलता है। लॉर्ड हेस्टिंग किस वर्ष बंगाल के गवर्नर जनरल बने? अब देखो यहां तरीका है, ई वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना, 3 ऑप्शन में तुम्हें छांटना है। 1773, सर लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग में बड़ा कंफ्यूजन। अरे वारेन हेस्टिंग बहुत बाद की बात है, ये 1773 हेस्टिंग के समय ही, इसी के समय याद रखो 1774 में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी जिसमें एक चीफ जज हुआ करता था, 3 अन्य जज हुआ करते थे। जो चीफ जज था उसी का नाम तो एलिजा इम्फे था, और वारेन हेस्टिंग बहुत बाद की बात है लल्ला। अगले पे आएंगे, वायु का प्रमुख घटक। अब इसको सोचने की क्या जरूरत है? नहीं पता है कि 78% वायु में नाइट्रोजन ही पाया जाता है, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। वो तो टेंशन तब होना चाहिए था जब हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ देता। निम्न में से कौन सी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में एक नहीं है? संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली, फारसी। बताओ सर 8 शेड्यूल में इस समय 22 भाषा मौजूद है 8वें शेड्यूल में। सर 22 भाषाओं के लिए कई संविधान संशोधन हुए हैं कि नहीं? 14 भाषाएं मूल रूप से थी, उसके बाद जो 14 ये मूल भाषा जो थी हमारे संविधान में, उनकी संख्या लल्ला 14 ही हुआ करती थी। यह अलग की बात है कि वर्तमान में 22 हैं। सबसे लेटेस्ट जो जुड़ी हैं वो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी हैं, 92वें संविधान संशोधन द्वारा। सर वो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 18 से 22 हो गई थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर फारसी। फारसी नहीं थी अपने 8वीं अनुसूची में अभी भी। अगले पे आएंगे, 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? सर ये इतना जलील आदमी था,
मोहम्मद शाह तुगलक। देखो हुआ क्या था, 1398 में जब ये तैमूर लंग आक्रमण किया था, तो लल्ला पहले तो दो बातें मेरी याद रखो। इसको हम लोग लंगड़ा शासक के नाम से भी जानते हैं, तैमूर लंग को लंगड़ा शासक कहा जाता है। इसको लल्ला उज्बेक शासक भी कहा जाता है, उज्बेक शासक, क्योंकि ये उज्बेकिस्तान का था। जब ये हमला किया तो इसने महमूद शाह तुगलक को हरा दिया। फिर महमूद शाह तुगलक, माई बाप हमको राजा बन जाने दो। तो ये तैमूर लंग पूछा, काहे बे, तुमको काहे राजा रहने दे? ये बोला, हुजूर अगर आप हमको राजा रहने देंगे तो मैं ना आपके यहां टैक्स भेजता रहूंगा उज्बेकिस्तान में। तैमूर लंग लुटेरा आदमी बोला, ठीक है, लेकिन अगर तुम टैक्स भेजने में बेईमानी किए तो क्या होगा? तब इसने कहा, अपना एक आदमी रख दो। तो मोहम्मद शाह तुगलक के ऊपर ध्यान रखने के लिए एक खिज्र खां नाम का व्यक्ति रख दिया तैमूर लंग ने, और निकल लिया। अब यह व्यक्ति जो 1398 में युद्ध हार चुका था, बावजूद उसके 1414 तक राजा बना रहा, जब तक जिंदा रहा। फिर जब ये 1414 में मरा, तब खिज्र खां ने तैमूर लंग को, हेलो, मर गया, उलट गया, पलट गया। तो अब कुछ हमसे पूछेंगे, उस समय फोन था? हाँ था, हम बगल में लिए नोकिया एप्पल का खड़े थे, तुमसे मतलब तुम नहीं थे। हाँ भाई, जब ऐसे कोई पूछे कि क्या उस समय फोन था, हाँ था ना, उस समय हम मैसेज भेजे थे, जाओ चेक करके आओ, पता कर लो। तो उसके बाद खिज्र खां आया तैमूर लंग के पास, लंगड़ा के पास, इसको लंगड़ा शासक कहा जाता था, इसलिए मैं कह रहा हूं। बोला, अरे हुजूर ये तो पलट गया। तो ये बोला, अब हमको राजा बना दीजिए, मैं टैक्स भेजूंगा। तो खिज्र खां 1414 में सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी की स्थापना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद तैमूर उलट गए, तो खिज्र खां को किसके पास टैक्स भेजना पड़ा? आपके ऑप्शन है। जब तैमूर मर गए तो उसके बाद खिज्र खां को किसके पास टैक्स भेजना पड़ा? आपके ऑप्शन दे रहा हूं, अब तुम लोग उल्टोगे कि अरे गुरु ही क्या कह रहे हो। भेजना पड़ा आमिर खां के पास, आमिर खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन, रोशन, सलमान खान। बताओ किसके पास टैक्स भेजता था? चार ऑप्शन हैं आपके। खिज्र खां, ये रियल क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर किसी को ऐसा लगे, ठीक है ना, अगर किसी को ऐसा लगे कि ये रियल क्वेश्चन नहीं है तो हमारे ऊपर क्लेम करके देख लेना। मैं कह रहा हूं ये रियल क्वेश्चन है। ऑप्शन है आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान। किसके पास खिज्र खां टैक्स भेजा करता था? खिज्र खां। बस हो गया, टाटा टुइया टुइया। अरे शाहरुख खान। अरे शाहरुख खान एक वही थोड़ी है जो बॉलीवुड के एसआर के हैं। खिज्र खां के, इसके तैमूर लंग के लड़के का नाम भी शाहरुख खान हुआ करता था। अपने मोहल्ले में कितने शाहरुख खान, ऋतिक रोशन घूमते हैं, ठीक है ना, कितने घूमते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो भैया ये सारे एमटीएस के लिए एकदम कमर कसे रहो। एसएससी, एमटीएस और जीडी इस बार निकालना है, दोनों 10वीं के पेपर हैं। आमिर खुसरो की रचना नहीं है, एक नंबर का आवारा टाइप का आदमी था ये बहुत भड़काऊ आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी से लेके बलबन सबको भड़काया रहता था, और जब इसको नौकरी की जरूरत होती थी जाके दूसरे राजा का हाथ जोड़ लेता था। सर इसने तबाकत नासिरी रचना नहीं की है। तारीख अलई, तुगलक नामा, खजाइनुल उल फुतू सब यही लिखा है आमिर खुसरो। तबला का, सितार का, कव्वाली का जनक है। श्री जगन्नाथ मंदिर कहां है? प्रभु जगन्नाथ जी कहां पे है? उड़ीसा में है। मंदिर, मेला, मस्जिद, महोत्सव का एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहना ही रहना है। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? देखो जैसे तुम्हारा 2025 चल रहा है, लेकिन आपका पेपर कब होगा? पेपर हमें उम्मीद है फरवरी मार्च में आपका रहेगा। और अगर फरवरी मार्च में आपका उम्मीद है तो 2026 मोदी जी जिन जिन नए दिवस की घोषणा किए हैं वो आपसे पूछेगा। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में राम ध्वजा चढ़ाई गई। बताओ कि भाई भाजपा की सरकार है, वो अगर क्वेश्चन बना दिए कि राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ, पूछ सकता है। वो बड़ी चीज है, वो भारत के संदर्भ में। राम ध्वजा 25 नवंबर। सर राष्ट्रीय स्टार्टअप 16 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। बिरसा मुंडा जी की याद में जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, क्योंकि 150वीं जयंती इस बार उनकी मनाई गई है। निम्नलिखित में से कौन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना नहीं है? भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना गीतांजलि नहीं है, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है।
ठीक है ना, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। अगले पे आएंगे लल्ला, ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी से होकर नहीं गुजरता है, मतलब वहां से नर्मदा नहीं गुजरती? गुजरात से गुजर रही है सर, मध्य प्रदेश से गुजर रही है सर, महाराष्ट्र से गुजर रही है सर, कर्नाटक से नहीं गुजरेगी सर, कर्नाटक से नहीं गुजर रही है नर्मदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लल्ला। चिश्ती संप्रदाय के किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग, अरे ये वाला तो हम लोग क्वेश्चन किए थे यार, बी ऑप्शन शेख नासिरुद्दीन महमूद। अगले पे आएंगे। अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं वो अलग था, वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए पहला टेस्ट शतक बनाया था? लेकिन एक बात तो मैं मानूंगा, जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ईमानदारी से बताओ मेरे दोस्तों, जो मेरे को रेगुलर देखते हैं, ये आज के नए और एकदम पैटर्न बदला हुआ पसंद आया हो तो 111 कमेंट कर देना। बाकी लोग यार कुछ लोग लाइक तो कर दो यार। सर पहला शतक लाला अमरनाथ जी ने लगाया था, इस चीज को ऐसे याद रखो, इनका पहला टेस्ट शतक जो है वो अमर हो गया। पहला टेस्ट शतक क्या हो गया? अमर हो गया लाला अमरनाथ जी का। ठीक है ना। अभी T20 इंटरनेशनल होने वाला है, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होने वाला है। रोहित शर्मा इसके क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर, पहले एक्टिव क्रिकेटर, 352 छक्के लगाने के मैटर में नंबर 1 पे हैं। अगले पे आएंगे। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष, सर ये हो चुका है नीलम संजीव रेड्डी जी, इसलिए इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगले पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है? अब सोच समझ के आंसर करो। सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद ला सकते हो यार। मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के खिलाफ मामले, मतलब रीट्स लाओगे ही लाओगे। यदि किसी की संपत्ति पर दूसरे द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाए, यार इस मैटर को तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट लेके तो नहीं पहुंचोगे, तुम्हारे जिला में कोर्ट नहीं है भाई। ये फंडामेंटल राइट की बात है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। रीट जारी करता है, इसी के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो क्या करता है? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद उसके डायरेक्ट ओरिजिनल ज्यूडिरिक्शन आर्टिकल 131 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 131 यही तो कहता है, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूडिरिक्शन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद। और सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ज्यूडिरिक्शन, पुनर्विलोकन की जो क्षमता शक्ति है वो 137 में है। और सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए भारत के हर कोर्ट बाध्यकारी हैं। ये किस आर्टिकल में है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना। तो भैया 141 सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए जो अन्य कोर्ट हैं वो क्या है? बाउंडेड है। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे क्या है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा कि ये ऐसे क्वेश्चन है लल्ला, जो आपको बहुत सोच समझ करके क्या करना होगा? आंसर करना होगा। नहीं तो इनमें जल्दबाजी में लोग गलत करेंगे। गुरु छाप दीजिए ना, आगे बढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आते हैं भैया। पन्ना टाइगर रिजर्व को नवंबर 2020 में, अच्छा देखो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं। अब ये 2020 का है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सबको पता है पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश सबको पता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर, अभी संगमरमर के लिए जीआई टैग दिया गया है। अगर याद हो आपको कि संगमरमर के लिए जीआई टैग दिया गया है, तो यह आपको पता चल जाएगा कि सर संगमरमर के लिए जीआई टैग किसको दिया गया? गुजरात को दिया गया है। अभी 2 दिन पहले करंट अफेयर में पढ़े थे। वैसे राइट आंसर है मकराना संगमरमर। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे मौर्य वंश से भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में अपनाया गया है? मौर्य वंश से भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में अपनाया गया है। सोच समझ के आंसर करना लल्ला, बताओ यार। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूं, मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, होंगे उस पर 97-98 हजार लड़के। अगर आज आप लोग उसको सब लोग ज्वाइन कर लोगे, वो 1 लाख हो जाएगा। तो आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, करीब 97-98 हजार स्टूडेंट हैं, वही वाला आज आप ज्वाइन करेगा। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। आप सबसे करबद्ध निवेदन है सर। वो 4 शेर, अशोक स्तंभ 4 शेर। अगले पे आएंगे। सत्यमेव जयते, ये तो सर मुंडको उपनिषद से लिया गया है। द कोहिनूर के लेखक कौन है?
द कोहिनूर के लेखक कौन है लल्ला? देखो एक और रथ का पहिया लिखा था उस वाले क्वेश्चन में, बहुत पिटाओगे, बैठ जाएंगे तुमको हम पटक करके, नालायक कहेंगे भक्त। ए लाला लाजपत राय। अब बताओ, अगर आप कह रहे हो कि मौर्य वंश से क्या चीज है जो भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ, कौन नहीं जानता है, उसमें भी वो कह रहा है रथ का पहिया। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला पॉइंट क्या है? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, बताइएगा। ठीक है, बताओ कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध सोच समझ के बताओ सर। कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 में, 1524 में तो ऐसा कोई बड़ा फेमस युद्ध हुआ नहीं है, 1536 में भी, हां यहां पे पानीपत द्वितीय का युद्ध जरूर हुआ है, ये क्लियर है सर। अगले पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? दो आर्टिकल हैं सर, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, दोनों को इमरजेंसी के दौरान भी आप निलंबित नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश निम्नलिखित को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ऐसा नहीं है कि जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है वो टफ है, लेकिन ऐसा जरूर है कि जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो अपने आप में थोड़े से अलग वर्डिंग के साथ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है सर, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, ठीक है ना, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है, राष्ट्रपति को लल्ला। ठीक है, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन सर, नाथुला दर्रा कहां पड़ता है? नाथुला सर, नाथुला दर्रा पड़ता है सिक्किम में। बोमडिला दर्रा, यहां वाला बोमडिला आपसे खूब पूछता है, बोमडिला, बोमडिला दर्रा कहां पड़ता है? तो सर बोमडिला दर्रा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। माना नीति लिपुलेख, वो सर आपके उत्तराखंड में। ठीक है, अगले पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी संबंध नदियों की घाटी में स्थित है? अब ये आपको सोचना, अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, ऐसा नहीं है कि तुमने आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन द पैटर्न, द वे एग्जामिनर आस्क्स द क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी संबंध नदियों की घाटी में स्थित है? तो सर वो एकमात्र है बनावली। अब तुम कहोगे कैसे सर? देखो हमको नहीं याद है लेकिन हम ऐसे दे देंगे। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे आपके एकदम है मेरठ के पास। लोथल ये सर भोगवा नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक रावी के किनारे है, एक सिंधु के किनारे है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करें तो बचा कौन? बनवाली। भाई ऐसे भी तो आंसर हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी मेरठ के पास पड़ता है। तो हिंडन नदी, भोगवा नदी, रावी और हड़प्पा रहता तो सिंधु, बस बचा तो एक ही ऑप्शन ना। दैट्स क्लियर। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात आपको पता हो, कुछ टेस्ट, कुछ आपके दिमाग से भी आप आंसर करते हो। प्लेइंग इट इन माई वे, प्ले इट इन माई वे, सचिन तेंदुलकर। अगले पे आएंगे। सागर माथा नेपाली नाम है किस चीज का? सागर माथा नेपाली नाम है किस चीज का? अरे सर माउंट एवरेस्ट को सब सागर माथा कहते हैं, कोमलांगमा भी कहते हैं, कोमलांगमा। अगले पे आएंगे लल्ला। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में, आप देखो वैसे है तो इजी यार, लेकिन प्रारूप समिति में दो सदस्य ऐसे थे, एक लोग देहांत की वजह से और एक लोग अपने निजी कारणों से हट गए थे, और अध्यक्ष इसके कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। अगले पे आएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग? अरे यार वित्त आयोग, वित्त आयोग 280 आर्टिकल का 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में रहना ही रहना है। लो 280। अगले पे आएंगे लल्ला। अगला क्या है सर? निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? सर जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी। इसमें एक नाम जो ये है पीएन भगवती, इनको भारत में पीआईएल का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर पेपर में भाई दी मान लो ये आ जाता है कि पीआईएल का जनक विश्व में कौन देश है? यूएसए। पीआईएल जनहित याचिका जिसे आप कहते हैं, उसका पहला मैटर भारत के किस राज्य में देखने को मिला था? बिहार में। बिहार में भी कहां मिला था सर? भागलपुर जेल में, भागलपुर जेल में। अगर आपसे पूछे कि पीआईएल का पहला मुद्दा किस महिला वकील ने उठाया था? हिंगो रानी।
ठीक है ना, हिंगो रानी जी, हिंगो रानी जी इन्होंने उठाया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्या है भाई, सिंधु सभ्यता के लोगों घर किससे बने होते थे? सर सिंधु सभ्यता के घर के लोगों के घर सीटाडल के बने होते थे। अब ये सीटाडल क्या है भाई? पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी को हम जली हुई मिट्टी भी अभी कह सकते हैं, सीटाडल। ठीक है ना, सीटाडल हुआ करते थे। और टेराकोटा, टेराकोटा क्षमा करिएगा, टेराकोटा। ठीक है ना, सीटाडल चारदीवारी से घिरा ऊंचाई पे बना हुआ मकान होता था और टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था, या जली हुई मिट्टी को, जैसे आज आपके लिए ईंट है, ईंट है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष, सर सही है। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, सही आर्टिकल है। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया, अरे अभी द्रौपदी मुर्मू जी देख लें, दौड़ा लेंगे हमको, भाई यहां से हम उपराष्ट्रपति को कब इस्तीफा दे दिए? नहीं देते हैं, ऐसा कहना कि सर 6 वर्ष का कार्यकाल, अरे 5 वर्ष, 6 वर्ष कब उनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का? ठीक है, यह बात गलत है। प्राथमिक क्षेत्र में किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहयान आया था? सर फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यस सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य फाहयान। ठीक है ना, अगले पॉइंट पे आएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, अब देखो शिमला समझौता भी 2 बार हुआ है। एक हुआ है आजादी से पहले 1945 में, वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो एक हुआ है 1972 में, बल्कि आज 4 दिसंबर है, एक ऑपरेशन हुआ था, मैंने सुबह करंट अफेयर में आज पढ़ाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट, यह हुआ था 4 दिसंबर 1971 को। इसमें भारत ने पाकिस्तान के 4 युद्धपोत को समुद्र में, पानी में मिला दिया था। उसी की याद में 4 दिसंबर को आज हम लोग नौसेना दिवस भी मनाते हैं, जो कि आज है। सुबह करंट अफेयर की क्लास में हम लोग इस चीज को पढ़े थे। ठीक है, तो शिमला समझौता 2 बार हुआ है, आपको वो दोनों डेट याद रखनी है। ऑप्शन में अगर दोनों रहे तो फिर ऐसा भी ऑप्शन रहेगा कि बीएमसी दोनों, नहीं तो 1972 तो है। लोहड़ी मूलतः एक समर्पित त्योहार है, किसका? लोहड़ी। भैया हवलदार बैच की क्लास कब से शुरू होगा बता दो। पूजा बेटा मतलब मैं 17-18 तारीख से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा हवलदार बैच में, वैसे जो चल रहा होगा उसको देख भी लेंगे। ठीक है ना। लोहड़ी सर मुख्य रूप से आग में, मतलब लोहड़ी में नहीं लोग होते हैं कि लकड़ी उकड़ी जला लेते हैं, फिर हमारे पंजाबी कम्युनिटी के लोग, हम लोग एकदम आ गई लोहड़ी रे वैसे वैसे करके डांस वांस करते हैं। तो आग के समर्पित एक त्योहार है। वो भुट्टा उट्टा भून लेते हैं वहां पे, भुट्टा कह रहे मूंगफली वगैरह, और खाते पीते एकदम धमाधम एक डांस हो जाता है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सर ये तो चांदी है, यही है AU, सोने का रासायनिक प्रतीक, सोने का रासायनिक प्रतीक। देखो AI भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, हाँ, लेकिन अब उसको कमांड दे दें SSC के चेयरमैन बैठ के, इतना टफ प्रश्न बनाओ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, इक्को की नौकरी न लगे, बस AI कहेगा जी गुरुजी अभी बना देता हूं, बस खत्म, सत्यानाश। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था सर, बी ऑप्शन। नहीं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये सब शब्द जोड़े गए थे। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जैसे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले तेज बहादुर सप्रू जी थे, आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे, लेकिन 1931 में गांधी जी ने, इरविन गांधी जी समझौता हुआ था, जिसे कहा जाता है दिल्ली पैक्ट, जिसे कहा जाता है दिल्ली पैक्ट। और इसी दिल्ली पैक्ट के अंतर्गत गांधी जी गए थे आपके कहां, गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में कांग्रेस का भाग लेने के लिए, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करें। और यहीं पे गांधी जी की मुलाकात किससे हुई थी? अल्बर्ट आइंस्टीन से हुई थी, अल्बर्ट आइंस्टीन से हुई थी। अगले पॉइंट पे आएंगे। गांधी जी के बारे में मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहूंगा। जब गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भाषण दिया था वो बड़ा अलग टाइप का था। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने भाषण में कहा था, सोचो गांधी जी को लेके हमारी तुम्हारे क्या थॉट्स रहते हैं और अंग्रेज का थॉट्स देखो। उसने कहा था कि चलो हम अंग्रेज एक कलंक से बच गए, एक बड़े धर्म संकट से बच गए, एक विश्व के ऐसे अपराध बोध से बच गए जिसमें यह कहा जाता कि अंग्रेजों ने गांधी जी को मार दिया। गांधी को गांधी के ही देश के व्यक्ति ने मारा, उनके अपनों ने ही मारा, अपने ही देश में मारा।
हम अंग्रेज इससे अछूते रहे, एक कलंक से बच गए। और साथ ही साथ उसने यह भी जोड़ा माउंटबेटन ने कि आने वाले भविष्य में अगर गांधी जी की तुलना गौतम बुद्ध और जीसस के साथ हो तो मुझे तो कोई आश्चर्य न होगा। समझ रहे हो? ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं गांधी जी के मृत्यु के बाद। उत्पत्ति के आधार पे पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? अब जैसे देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको हम लोग कई तरीके से, जैसे एक तो हम लोग जानते हैं कि सर एक होता है आपके ब्लॉक पर्वत, ठीक है ना। कौन सा होता है लल्ला? आ जाओ भाई, सेलेक्ट हो जाओ। अच्छा, बोर्ड थोड़े हैंग होंगे। एक होता है ब्लॉक पर्वत, एक होता है अवशिष्ट पर्वत जिसे आप रेसिडुअल पर्वत कहते हो, एक होता है आपके संचित पर्वत या एक्यूमुलेटेड, ठीक है ना। एक होता है आपके संचित पर्वत या फिर एक्यूमुलेटेड। तो एक आपने क्या बोला सर? एक आपने बोला ब्लॉक पर्वत, हाँ। एक हमने क्या बोला? संचित पर्वत। एक हमने, जिसे आप ब्लॉक पर्वत तो ब्लॉक ही बोलोगे, एक्यूमुलेटेड बोलोगे। एक होता है अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, जिसको आप लोग मतलब कि रेसिडुअल माउंटेन के रूप में भी जानते हो। एक होता है लल्ला वलित पर्वत, जिसे आप लोग फोल्डेड, ये फोल्डेड हो गया, ये रेसिडुअल हो गया, ये एक्यूमुलेटेड हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखिए तो राइट आंसर क्या बना? ये अच्छा, कभी कभी जैसे कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है ना, जो जर्मनी में पड़ता है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो वो किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉक पर्वत का। नहीं, हम खाली ब्लैक फॉरेस्ट लिख दें तो आधे सोचे अरे सर ये तो काला जंगल है। नहीं, ये नाम है। जैसे पाकिस्तान में एक पड़ता है साल्ट रेंज पर्वत, ये पाकिस्तान में पड़ता है साल्ट रेंज पर्वत, ये भी एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। एक्यूमुलेटेड की बात करें, अच्छा, भारत के जितने हैं वो अवशिष्ट में ज्यादा आते हैं। जैसे कि आप विंध्याचल को ले लो, नीलगिरी को लो, सतपुड़ा को, पारसनाथ को, आपके राजामाल को, ठीक है ना। कौन कौन सा सर? विंध्याचल, विंध्याचल जरूर याद रखना, विंध्याचल पर्वत या फिर पारसनाथ, ठीक है ना, या फिर पारसनाथ या फिर सतपुड़ा। अब ये पूछता है आपसे, सतपुड़ा आपके वो क्या कहा जाता है, नीलगिरी, ठीक है ना, नीलगिरी, इन सब को आप किसमें एग्जाम्पल में लेते हो? ये सब आपके रेसिडुअल पर्वत। और वलित पर्वत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको हिमालय मिलेगा। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, आपके एंडीज, उसके अलावा रॉकीज, यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत, हिमालय, आल्प्स पर्वत, उसके अलावा यूराल पर्वत, ये सब रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब है आपके फोल्डेड माउंटेन के या वलित पर्वत के। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख लो, नहीं लेना चाहो तो आपकी इच्छा है। और ये सब एग्जाम्पल है रेसिडुअल के, ये सब एग्जाम्पल है रेसिडुअल के। संचित पर्वत का एग्जाम्पल मैं आज आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूंगा, ये एकमात्र है जिसका मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है। कोई दो संचित पर्वत के एग्जाम्पल आज के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है सर? डी ऑप्शन 4। अगले पे आएंगे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यहां से 4 से 5 क्वेश्चन एसएससी हो या रेलवे बनाता है। जैसे 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है ना, भारत में उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? 1857 की क्रांति जैसे मेरठ से सबसे पहले शुरू हुई थी, तो किस नेता ने इसको शुरू किया था? या 1857 की क्रांति एग्जैक्ट किस डेट को शुरू हुई थी? ऐसे तो क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में। तो सर 1857 की क्रांति का नए कारतूस, अच्छा आप देखो यहां पे 1857 में इंग्लैंड का पीएम कौन था, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। हमने आपसे कई बार डिस्कस किया होगा, पामस्टर्न ये था सर। गवर्नर जनरल कैनिंग हुआ करता था। गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग हुआ करता था। मेरठ के कौन नेता थे जिन्होंने नेतृत्व को संभाला था सबसे पहले? कदम सिंह जी, कदम सिंह जी। डेट क्या हुआ करती थी सर? 10 मई 1857, 10 मई 1857। अभी से 6 महीना पहले की बात है, 6 महीना 1 साल हुआ होगा। वाराणसी मतलब काशी में आप आएंगे
तो अभी यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आप लोग एक बर्फी देखते होंगे, मिठाई वाली बर्फी, जो कि तिरंगे जैसी बनी रहती है, तिरंगे के, अपने देश के झंडे के रंग में। तिरंगा बर्फी 1857 की क्रांति में काशी में उपयोग होता था क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में। वैसे तो प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था, और इसको जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग। चूंकि ये विद इन 1 ईयर का है, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूं। बनारस में आओगे तो ऐसी एक बर्फी मिलती है 3 कलर वाली, तो वो आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है? अभी श्रीलंका में काफी प्राकृतिक आपदाएं आई हुई हैं, भारत भी उसमें उनकी मदद में लगा हुआ है कि भाई श्रीलंका की कैसे मदद की जा सके, भारत इस पॉइंट पे लगा हुआ है। जैसे आपका टॉर्नेडो है, ठीक है ना, टॉर्नेडो है, और आपके ये क्या कहा जाता है, हरिकेन है। टॉर्नेडो की अगर हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से ये यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में चलता है। किधर चलता है सर? यूएसए में फ्लो होता है, ऑस्ट्रेलिया में फ्लो होता है, और इसकी स्पीड करीब 325 किलोमीटर पर आवर होती है। इन सब की स्पीड याद रखना, 325 किलोमीटर पर आवर। थंडर स्टॉर्म की ऐसी कोई बात है नहीं। हरिकेन की अगर बात कर लोगे तो इसकी स्पीड होती है 121 किलोमीटर पर आवर, 121 किलोमीटर पर आवर। और ये आपके जो अटलांटिक महासागर है, जो आपके उधर जिधर वो सब पड़ते हैं, वेस्ट इंडीज कैरेबियन द्वीप समूह, उधर साइड आती है सर। ये आपके टाइफून सर चीन साइड आती है, और लगभग 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर चीन सागर साइड ये आती है। अब आप खुद बताइए, इनमें सबसे सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन हुआ? अरे गुरुजी, मतलब अब क्या चाहिए? अच्छा, कभी कभी ये, जैसे कि ये कहां पे बहती है, तो चीन सागर, ठीक है ना, ये चीन सागर साइड बहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी यही पूछ देगा कि अटलांटिक हरिकेन्स किधर बहती हैं, तो सर अटलांटिक, ठीक है ना, अटलांटिक सागर साइड बहती हैं हरिकेन्स। ये वो छोटे छोटे वर्ल्ड जियोग्राफी के पोर्शन है लल्ला, जो एग्जाम में आपको ध्यान रखने चाहिए, और है ये तीन ही, टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन। इन तीन का या तो स्पीड या तो लोकेशन कुछ ऐसा आपसे पूछता रहता है, तो हर क्वेश्चन में उसको कवर करते हुए चलेंगे। अगला क्या है सर? संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां? आज मैंने एक, अच्छा आपको पता है संविधान कितने केजी का है? जो हमारे संविधान की बुक है, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हुई, लगभग 13 किलो का संविधान है। खैर, सहकारी समिति, भारत में सहकारी समिति का जनक किसे कहा जाता है? आपको याद हो एफ निकोलसन को सहकारी समिति का जनक कहा जाता है। भाग 15 में तो सर इलेक्शन कमीशन का जिक्र आता है। भाग 5 में तो भारत के जो केंद्र सरकार है, संघ है, उसका जिक्र आता है सर, संघ का जिक्र आ जाता है सर। 4A में सर फंडामेंटल ड्यूटी की बात आती है, जो 11 है, हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे बात हुई थी। सहकारी समितियां 9B में है। एक्चुअली लल्ला 9 में पंचायती राज, 9A में आप म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम की बात कर लेते हैं, और 9B में आप सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। पंचायती राज के लिए जो संविधान संशोधन हुआ वो 73वां था। नगर निगम या म्युनिसिपैलिटीज के लिए जो संविधान संशोधन हुआ वो 74वां था। और आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया लल्ला? वो आपके है 97वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 73वां, 74वां और 97वां संविधान संशोधन, ये 3-4 आपको क्या रखने होंगे लल्ला? थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और राइट आंसर इसका बी बनने वाला है। देखो, मेरे एक क्वेश्चन में एक ही इंफॉर्मेशन नहीं रहती, वो कई चीजों को जोड़ा रहता हूं, तो प्लीज आप उनको ध्यान से। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, जैसे धनबाद दिया है, धनबाद को तो भाई धनबाद में कोयला होता है, ये सर भारत की कोयला नगरी है, मतलब ऑप्शन बी तो गया। ये तो हमको देखते हैं आजकल, चूंकि
झारखंड रांची में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ था भारत दक्षिण अफ्रीका का, तो इसलिए अभी धनबाद चर्चा में रहा सर। देहरादून की बात करेंगे सर, तो देहरादून को लीची नगरी, यहां लीची नगरी के रूप में भी इसे जाना जाता है सर। कानपुर की बात करेंगे तो सर ये राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है। और कर्नाटक की बात करेंगे तो मलय नगरी, भारत की मलय नगरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मलय नगरी, कोयला नगरी, लीची नगरी, कानपुर, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। आई होप कि इतना टफ नहीं होगा, आप सब लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। अगले पे आएंगे, किस वेद में गोपथ ब्राह्मण का जिक्र मिलता है? एक्चुअली लल्ला, हर वेद किसी न किसी व्यक्ति ने गाया, सुनाया या बताया है। जब वेदों को लोग समझ नहीं पाए तो उन्हें समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद, अब इसको समझने के लिए ऐतरेय और कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ, कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ, ये कौस्त होना चाहिए ना, देखो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, कौस्तकीय, ठीक है ना, कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ। उसी तरीके से जब लोगों को अथर्ववेद नहीं समझ में आया तब इसके लिए जिस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई उसे गोपथ कहा गया। ऋग्वेद को होत्र नाम के ऋषि ने गाया, सुनाया या बताया है। ठीक है ना, यजुर्वेद, सामवेद को अध्वर्यु और उद्गात्र ने, वहीं अथर्ववेद को गोपथ नाम के ब्राह्मण ने गाया, सुनाया या बताया है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अथर्ववेद को आम जनता को सुनाने वाले ब्राह्मण का नाम गोपथ नाम का व्यक्ति था। जब लोगों को नहीं समझ में आया तो लोगों ने गोपथ के पास जाकर के कहा कि भैया ये वेद नहीं समझ में आया। तब गोपथ ने अपने ही नाम पे एक किताब की रचना की, उस किताब को कहा गया गोपथ ब्राह्मण। तो दिस इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ बुक, इट इज अ बुक। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, अथर्ववेद में हाथी पालन का उल्लेख मिलता है, आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है, यह भी याद रखेंगे। अथर्ववेद को कई नाम से जानते हैं। अथर्ववेद को, इसको याद रखना, ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, काले जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको त्रैवेद कहते हैं। अथर्ववेद उनसे थोड़ा अलग मान के चला जाता है। अगले पॉइंट पे आएंगे लल्ला, सर्वाधिक स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? जैसे कि आपके एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का लिख दे रहा हूं, इसी में पूछा था केरोसिन ऑयल की भी, जो मिट्टी का तेल नहीं होता लल्ला, उसकी केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल आप इसको कहते हो, इसका भी बताना, क्योंकि आपके पेपर में केरोसिन ऑयल का आ चुका है। लोहा का भी पूछ चुका है। ये 6 जो आपके सामने ऑप्शन है, इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू तक आपसे पूछा। एक बार तो यह पूछा था कि विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल केजी, जूल प्रति केजी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जूल केजी प्रति, इस तरीके से। खैर अभी हम मात्रक पे नहीं है, अभी हम इनकी वैल्यू। अच्छा सर, अगर हम लोग बात करें वाटर की, तो वाटर की कितनी होती है? बर्फ की, देखो बर्फ की तो होती है सर 2100, और ठीक इसका दुगना वाटर की होती है। लोहा बहुत कम 140, केरोसिन ऑयल 210, और पारा और लेड का बताइए। लेड का तो आसान है 130। अब ये बात ये होती है ना कि ये वैल्यू आपको याद हो, आप कितना पढ़ते हो, कितना रिवाइज करते हो, इस पे भी आपका डिपेंड करता है। ये भी होता है 140, ठीक है ना। लोहा का भी आपका कितना होता है? लोहा का, अरे यार लोहा में क्या आगे मैंने 140 क्यों लिखा, ये तो 460। अब तुम खुद ही देख लो किसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। नंबर 1 पे है सर वाटर, यही आंसर सही है। अगले पे आएंगे लला, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है? पंचायत व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई थी? आप अपना पूरा पॉलिटी उठा लो, मैं आपसे कहता हूं 7वां, 31वां, 35वां, 36वां, 52वां, 61वां, 73वां, 74वां, 42वां, 44वां, और उसके अलावा
92वां, 97वां, 100, 100, 103 और 101 और 106। अगर किसी स्टूडेंट को इतने संविधान संशोधन याद हैं, वो 1 नंबर ले जाएगा एग्जाम में। मैं लिख के दे रहा हूं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार बोल भी दूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का सर राइट आंसर क्या है? पंचायती व्यवस्था। सर वो तो ये है। चलो 42 44 तो आप जान रहे हो यार कि वो सब 3 शब्द जुड़े थे, और 44 के द्वारा आपके जो फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह, ठीक है। यहां से देखते हैं, इसके द्वारा लोकसभा की सीट 500 से बढ़ा के 525 की गई थी सर, ठीक है। इसके द्वारा सर 525 से बढ़ा के 545 की गई थी। इसके द्वारा सिक्किम को प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा मिला था। इसके द्वारा सिक्किम को स्टेट का दर्जा मिला था। 52वां दल बदल का कानून है सर। 61वां 18 वर्ष की आयु में वोट देना मिला सर। 73वां पंचायती राज के लिए है। 74वां नगर निगम के लिए है। 100वां इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। 97वां कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 92वां के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 101वां जीएसटी के लिए हुआ है सर। 103वां ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाला है सर। 106वां आप बताइएगा आज के कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, आप बताइए। और मैं लिख के कह रहा हूं, अब तुम एमटीएस हवलदार दे रहे हो कि जीडी देने जा रहे हो, लल्ला मायने नहीं रखेगा। अगर तुम्हें इतने संविधान संशोधन याद है तो 1 नंबर मिलना ही मिलना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके क्या बनेगा मेरे भाई? 73वां संविधान संशोधन। अगला, बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? प्रश्न टफ नहीं है, ये है 10वीं स्तर के ही, जीडी एमटीएस के ही क्वेश्चंस हैं। लेकिन अब ठीक है कि आपको कितना याद है कितना नहीं, इस पे डिपेंड करेगा। सर 10 मिनट 100 अमेंडमेंट के ऊपर ले लीजिए। लल्ला मैं ले लूंगा, कोशिश करूंगा। वैसे मैंने लिया हुआ है, तुम खाली सर्च तो मारो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल अमेंडमेंट बाय आशुतोष सर 10 मिनट 100 आ जाएगा। बैरोमीटर का आविष्कार, देखिए सर, अगर हम लोग बात करें, सबसे अच्छा तो हमको ये रॉबर्ट फार्मिच लगते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ये हम लोगों के घरों में जो ट्रैक्टर होती है ना, उसके आविष्कारक है। ये एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। टॉर्सेली इसका राइट आंसर है सर। वाटरमैन, हम लोग जानते हो एक क्या कहता है, फाउंटेन पेन बचपन में उपयोग करते थे ना, उसमें स्याही वाही भरते थे, एकदम मस्त बढ़िया फाउंटेन पेन चलता था, नीम वाली पेन, फाउंटेन पेन। ये जो फाउंटेन पेन होता था ना लल्ला, फाउंटेन पेन, वो हम लोग जब छोटे थे तो एक पेन आती थी जेटर, और अभी भी मेरी फेवरेट पेन है रिनॉल्ड। ये जो है रिनॉल्ड बहुत मस्त होती थी। जेटर के लिए तो हम लोग एकदम 15 रुपए की मिलती थी उस समय, मिल जाती थी तो ऐसा लगता था आत्मा खुश हो गया। हमसे अमीर ज्यादा कोई है ही नहीं है जेटर पेन मिलने पे। और इसका तो टॉर्सेली राइट है। माइकल फैराडे ने सर डायनमो की खोज की थी। डायनमो, आजकल तो ससुरा 1-1, 2-2 हजार की पेन आ रही हैं। वो कौन कौन मार रहता है यार, अरे पियरे कार्डियन की कौने कार्डियन मारे 4-4 हजार की पेनवा आती है ससुरी ऐसी। खैर अच्छी चीज है भाई, पेन महंगी होनी चाहिए लेकिन सब नहीं, 5-10 रुपए की भी मिलनी चाहिए। सूर्य मंदिर कहां स्थित नहीं है? अब सोचो कि मैंने अब ये जो क्वेश्चंस हैं, अब नए पैटर्न का मैंने एआई और एडिक्विटी के नए पैटर्न को ला दिया है। अब तुम बताओ, क्या हम लोग अपने रेगुलर क्लास में नहीं पढ़े हैं ऐसा क्वेश्चन? लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें, तंजावुर में नहीं है, क्योंकि कोणार्क में सूर्य मंदिर है, ये आप सबको पता है। मार्तंड सूर्य मंदिर लल्ला, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। रेगुलर स्टूडेंट जो मेरे होंगे उनको याद होगा। अब मोढेरो सूर्य मंदिर ये गुजरात में पड़ता है। भारत के ये 3 सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, और ये आपके उड़ीसा में। तो तीनों जगह सूर्य मंदिर है, बस एक जिस जगह पे नहीं है वो ऑप्शन में जो मौजूद है दैट इज तंजावुर। ठीक है, मंदिर मेला महोत्सव से एक क्वेश्चन रहना है। अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला, जर्मन सिल्वर का अवयव घटक क्या है? अब ये ऐसा क्वेश्चन है, तुम रेलवे दो, एसएससी दो, तुम कोई एग्जाम दो, ये तुमसे पूछा जाएगा। रेलवे, एसएससी, कोई एग्जाम दे दो। अच्छा, जैसे कि 80-20, 60-40, 70-20, ई का बोले गुरु? देखो मैंने क्या बोला, 70-20, 60-40, 80-20, 70-30 हो जाएगा। जैसे ही तुमने ये परसेंटेज चेंज किया है, सारा मटेरियल, ये कॉपर का है और ये जिंक का है,
यहां पे ब्रास पीतल बन जाएगा। 70-30 किए नहीं कि पीतल बन के तैयार। अगर तुमने 60-40 किया नहीं कि मुंज मेटल बन के तैयार। कौन सा? मुंज मेटल। आप कमेंट करिए, मेरी निगाह बार बार आपके कमेंट पे जाती है। मेरे सामने दो दो स्क्रीन लगे रहते हैं, मैं एक बार करने के बाद एक बार आपका देखता जरूर हूं, ठीक है ना। और ये आपके जो एक लोग लिख रहे हैं डच मेटल, डच मेटल 80-20, 80-20 डच मेटल, डच मेटल ये परसेंटेज है 70%, 30%, 40%, 20%, 60% ये। अच्छा, टीन SN प्लस PB, SN प्लस PB यही है ना, सोल्डर या टाका जिससे तुम लोग अपना मोबाइल जुड़वाते हो। मोबाइल का कोनो तार वार छूट जाता है तो SN प्लस PB से ही जुड़ता है। कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल 60-20-20 रहेगा तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। और कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन दैट इज गन मेटल, यह बनेगा गन मेटल। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप एसएससी रेलवे कई एग्जाम देते होंगे, लगभग पूछता इतने ही में से है। गन मेटल, जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्रास, मुंज मेटल, डच मेटल, एक आध दो ठो कोई और मान लो भाई दिबे, पूछना इतने ही में से है। तो राइट आंसर इसका क्या बना लल्ला? सी ऑप्शन। अगले पे आएंगे। निम्न में से कौन सी अकबर की उपाधि या नाम नहीं है? ठीक है, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा अकबर ने हरि विजय सूरी को, जीन प्रभा सूरी को जगत गुरु युग प्रधान की उपाधि दी थी। जीन प्रभा सूरी और हरि विजय सूरी को अकबर ने क्या उपाधि दी थी? युग प्रधान की, जगत गुरु की। आपके अकबर ने बिरबल को क्या उपाधि दी थी? बिरबल, बिरबल को उसने ब्रह्म कवि की उपाधि दी थी। तानसेन को क्या उपाधि दी थी? कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दी थी। उसी तरीके से जब अकबर की मृत्यु हो गई तो अकबर की आम जनता ने अकबर को अर्श-ए-असियानी कहा था, और अर्श-ए-असियानी मतलब होता है स्वर्ग में रहने वाला। तो यह तो अकबर की उपाधि थी। अकबर का ओरिजिनल नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन था। अकबर वर्ड का मतलब होता है महान। अकबर के महान कार्यों को देख करके उसकी जनता ने उसे अकबर कहा था। यह नहीं है सर। फिर ये क्या है सर? ये तो शाह बुलंद इकबाल या लघु अकबर, या इसी व्यक्ति को हम लोग मेनली किस नाम से जानते हैं लल्ला? दैट इज दारा सिको, दारा सिको। ये है दारा सिको। डी ऑप्शन सबका सही हुआ? हाँ, डी ऑप्शन। अच्छा चलो अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बुक किन दो अभी देखो व्लादिमीर पुतिन जी भारत की यात्रा पे हैं। ऐसे समय में दो देशों के बीच की कई चीजें अब चर्चाओं में आ गई हैं, तो हमने कहा लगे हाथ थोड़ा सा आज एआई को कमांड दिया जाए कि पुतिन की यात्रा से संबंधित कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसने 10-15 टाइप के क्वेश्चन दिए। हमने कहा इसको पहले उठाओ, पहले दस्तावेज की बात कर लें। जैसे कि अगर तुम लोग बात करोगे कि सर ग्रे बुक है, कि सर ये ग्रे बुक किन देशों के बीच का दस्तावेज है, तो जापान और बेल्जियम। यस सर, राइट आंसर तो सही है भैया। जिन जिन लोगों ने जापान बेल्जियम कहा एकदम सही बोले हो। भारत और ब्रिटेन के बीच में अगर तुम देखोगे तो व्हाइट पेपर, भारत और व्हाइट पेपर, ठीक है ना। अमेरिका और कनाडा वाले आपस में जो करते हैं वो कहते हैं कि अमेरिका कनाडा का तो ऐसा कोई है नहीं, बल्कि पुर्तगाल, चीन और वो जो अभी वहां की हटी जर्मनी, पुर्तगाल, चीन और जर्मनी व्हाइट बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अंतर है इसलिए मैं इसमें बता दे रहा हूं। पुर्तगाल प्लस चीन प्लस जर्मनी, इन तीनों का जो है यहां व्हाइट पेपर है, यहां व्हाइट बुक है। ये बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसलिए बताना यह जरूरी था, ठीक है ना। नीदरलैंड का ऑफिशियल पेपर क्या है? ऑरेंज बुक। और अगर सिर्फ पूछता कि इंग्लैंड का ऑफिशियल, दैट इज ब्लू बुक। जितने ब्लू बुक, ये वैसे पूछ भी चुका है, इसलिए मैं इसके ऊपर आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? चलो एक हिंट देता हूं। उसी नदी किनारे स्थित है जिसमें मैंने आपको 2-4 बार पढ़ाते समय यह बोला है कि गांधी जी की अस्थियां उसी नदी में विसर्जित की गई हैं। वहीं पे आपको
धुआंधार जलप्रपात भी उसी नदी पर है सर। सर उसको मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहते हैं सर। वो एस्चुरी का निर्माण करती है। अरे गुरु कहिए ना नर्मदा नदी। लो राइट आंसर है गुरु नर्मदा नदी। भाई ये एस्चुरी का निर्माण करती है। देखो एक पॉइंट सर, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। हाँ सर। इसको सर हम लोग तापी के साथ ट्विंस रिवर भी कहते हैं। हाँ सर। इसको हम लोग सर एमपी की लाइफ लाइन भी कहते हैं। बिल्कुल भैया, इसको नर्मदा नदी को एमपी की लाइफ लाइन भी कहते हैं। इसी के ऊपर सर धुआंधार जलप्रपात भी है। हाँ इसी के ऊपर है। इसी नदी में गांधी जी की अस्थियां भी बहवाई गई थी। गांधी जी की अस्थियां भी उनके मृत्यु शहीद होने के बाद बहवाई गई थी। हाँ सर। इसी नदी के किनारे सर जबलपुर स्थित है। भेड़ा घाट जलप्रपात इसी नदी किनारे है। 1312 किलोमीटर मस्त बहती है सर। कई चीजें हैं जो आपको यहां याद रखने होंगे। मतलब एक क्वेश्चन से ना कई क्वेश्चन दोहराने की तरफ आगे बढ़ा करो। चलिए अगला क्वेश्चन। एशिया विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? मैं तुमको दिल से बता रहा हूं, अगर मैं यहां पे 5-7 संस्थाएं लिखूंगा, अगर तुम उन 7-8 को याद कर लो, कोई एक उसमें से पेपर में अल्टरनेट ईयर पे पूछता है। जैसे कि 1967 का आसियान याद करो, यहां आसियान की बैठक, या तो इनका स्टैटिक पूछेगा या करेंट अफेयर। 1966 इसका राइट आंसर है, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक। सार्क ढाका 1985 ये सार्क। और 1961 में नाम की संस्था। अब अभी बात खत्म नहीं हुई। रेड क्रॉस कई बार पूछता है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? ओपेक और अरब लीग, ओपेक जो तेलों वाली संगठन है उसकी स्थापना कब हुई? अरब लीग की स्थापना कब हुई? ठीक है ना, अरब लीग इसकी स्थापना कब हुई? ये वो 8-10 हैं जो आपके पेपर में अक्सर रहते हैं। जैसे सर अरब लीग की बात करें 1945, इसका क्या कमेंट आ रहा है? सर 10 मिनट शो स्टार्ट कर दो, दिल्ली पुलिस का कर देंगे यार। देखो 10 मिनट शो ऑलरेडी मैं बहुत सारे किया रहता हूं, ठीक है ना। 10 मिनट शो मैं ऑलरेडी बहुत सारे, तुम खाली यूट्यूब पे जाके 10 मिनट शो बाय आशुतोष त्रिपाठी सर सर्च मारोगे ना तो तुम्हें आ ही जाएगा। 1919 यूनेस्को 1945, यूनाइटेड नेशन 1945, बस हो गया। अब इतना याद करो ना, काहे नहीं पेपर में आएगा? कैसे नंबर कट जाएगा यार? है कौन माई का लाल जो तुम्हारा नंबर काट दे, जो तुम लोग मेहनत करके ठीक से चले जाओ तो? अरे भगवान भी आपकी मेहनत छांटना चाहता है कि जो मेहनती है उनका सिलेक्शन दो। हाँ कभी कभी संघर्ष लंबा खिंचता है, इससे मेरा इनकार नहीं है। अगले पे आएंगे सर, सविनय अवज्ञा। अरे यार ये आसान है, अब इसमें 3 तो चलो। अब अगर ऐसा है ना, आंदोलन का एक क्वेश्चन आता है ना, मैं सारे आंदोलन यहां, चलो जल्दी से बता देना। चंपारण आंदोलन कब हुआ था सर? खेड़ा आंदोलन कब हुआ था सर? पावरनार आंदोलन कब हुआ था सर? उसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? उसके अलावा आपको बताएं क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था सर? साल्ट मूवमेंट या नमक सत्याग्रह कब हुआ था सर? खिलाफत आंदोलन कब किया गया था? ये इतने खेड़ा। उसके अलावा आपके अहमदाबाद आंदोलन, यही है ना वो भारत के प्रमुख आंदोलन। भाई अगर आंदोलन से पूछा तो ये 8-9 आंदोलन है जो 1905 से लेकर 47 के बीच में। सर अहमदाबाद 1918 में हुआ, चंपारण 1917 में हुआ, खेड़ा 1918 में हुआ, पावरनार 1940 में हुआ, सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ, नमक आंदोलन 1930 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। लो, और असहयोग आंदोलन एक थोड़ा सा यहीं पे लहा के लिख दे। अरे भाई हट जाओ तुम। असहयोग ये 1920 में हुआ। अब मुझे इससे कतई मतलब नहीं कि ये टफ है कि आसान है। रटा है तो आसान है, बच्चों वाला प्रश्न है। नहीं रटा है तो यही सबसे टफ प्रश्न है। और क्या है? यही सबसे टफ प्रश्न है। इसके अलावा तब कुछ नहीं हुआ। राइट आंसर क्वेश्चन का क्या बनेगा भैया? बन जाएगा अपना लल्ला बी ऑप्शन 1930। याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। निम्न में से किसे हरा कशिश के रूप में जाना जाता है?
बताओ, हरा कशिश के रूप में। अब हरा कशिश, नीला थोथाइज्म, ZnSO4 इंटू 7H2O, दैट इज सफेद कशिश। ZnSO4 इंटू 7H2O, ये ZnSO4 इंटू 7H2O ई का बता रहे हैं। देखो 4 ठो कशिश होते हैं, हाँ सही है, ये सफेद कशिश है। जिंक हमेशा सफेद होता है, सफेद कशिश। देखो ये तुम्हारे पेपर में कई बार पूछा हुआ है, सर ऑक्सी सल्फेट, ऐसा CuSO4 इंटू 5H2O, दैट इज कॉपर सल्फेट। ये CuSO4 इंटू 5H2O, ये तो सर कॉपर सल्फेट है। अब फेरस सल्फेट और ऑक्सी सल्फेट में से ऑप्शन बचा FeSO4 इंटू 7H2O, इसे ही हम लोग कहते हैं सर हरा कशिश। FeSO4 इंटू 7H2O, दैट इज हरा कशिश। हरा कशिश, सफेद कशिश, यही 3-4 आपसे आते हैं। अगले पे आएंगे लल्ला, ठीक है। ऑक्सी सल्फेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। पैगोडा किस धातु का बना हुआ सिक्का था? अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सिक्के से 10 क्वेश्चन तुमसे पेपर में बन सकते हैं। मैं हर बार बताता हूं, जैसे कि सिर्फ पैगोडा नहीं, तुमसे पूछेगा ससगनी। ससगनी सिक्का किसने जारी किया था? किसने जारी किया था, किसका बना था, सब दोहरा लिया जाएगा। शाहरुखी, शाहरुखी सिक्का किसने जारी किया था, ठीक है ना। उसके अलावा पैगोडा सिक्का हो गया। आपके रामसिया, रामसिया सिक्का किसने जारी किया था? गरुड़ सिक्का किसने जारी किया था? युद्ध प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था? राजा रानी सिक्का किसने जारी किया था? विवाह प्रकार का सिक्का किसने जारी किया था, ठीक है ना। उसके अलावा अश्वमेघ सिक्का किसने जारी किया था? अश्वमेघ सिक्का। अब यहां पे देखो, सोना का पहला सिक्का भारत में किसने जारी किया था? सोना का सबसे शुद्ध सिक्का भारत में किसने जारी किया था? सोना का सर्वाधिक सिक्का, मैक्सिमम सिक्का किसने जारी किया था? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं लल्ला। आइए, ससगनी इल्तुतमिश ने, शाहरुखी बाबर ने, रामसिया अकबर ने, गरुड़ सिक्का समुद्रगुप्त ने, युद्ध प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने, राजा रानी चंद्रगुप्त प्रथम ने, विवाह प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने, अश्वमेघ प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने। सबसे ज्यादा सोना के सिक्के गुप्त वंश वालों ने जारी किए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश वालों ने जारी किए थे। सबसे पहला सोना का सिक्का इंडो ग्रीक ने जारी किया था। पैगोडा नाम का सिक्का सोने का बना हुआ था और इसको डच, जब भारत में डच लोग आए थे उन्होंने जारी किया था। किसने जारी किया था पैगोडा नाम? जब भारत नहीं, पुर्तगाली, डच, डेनिश, ब्रिटिश, फ्रांसीसी सब भारत आए तो पैगोडा नाम का सिक्का डचों ने जारी किया था। अब बात आती है सर इसमें कौन सोने का है, कौन है? ससगनी चांदी का है, शाहरुखी चांदी का है, रामसिया चांदी का है, गरुड़ सोने का है, युद्ध प्रकार सोने का है, राजा रानी सोने का है, विवाह प्रकार का सिक्का सोने का है, और ये तो 3 सोना सोना सोना। अब इसी में और सोना से क्वेश्चन क्या बनेगा? हरा सोना क्या होता है, पीला सोना क्या होता है, द्रव सोना क्या होता है, काला सोना क्या होता है, झूठों का सोना क्या होता है। लो, अभी सोना में ऐसे सर हरा सोना चाय की पत्ती को कहते हैं, इसी तरह आता है सफेद सोना, ठीक है ना सर, पटसन वो जो है कपास वो हो गया सर। पीला सोना दैट इज AU गोल्ड केमिकल में, द्रव सोना पेट्रोल को कहते हैं, काला सोना कोयला को कहते हैं, झूठों का सोना आयरन पायराइट को कहते हैं। इतना सिक्का बांट दिया, अब तुम लोग को क्या क्या चाहिए क्लास में, क्या क्या चाहिए अब क्लास में? कितने सिक्के बांटे हैं लल्ला, आप बताओ। तो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया गुरु? अरे राइट आंसर सोना सोना बाबा, सोना सोना। अगले क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से कौन वायु दाब का मात्रक नहीं है? सोच समझ के बताना, निम्न में से, जैसे मात्रक, लेकिन यहां पे जैसे एक बार इज इक्वल टू, एक बार इज इक्वल टू, ये ना कई बार ऐसे आपसे वो पूछ देता है कि कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो एक बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बार तो है सर, बार तो है, ठीक है। मिली बार भी दाब का मात्रक है। क्या टोर है कि नहीं, बताइए, टोर है कि नहीं? सोच समझ के बताइएगा। एक टोर बराबर 133.8 पास्कल। एक टोर बराबर 133.8 पास्कल। पास्कल भी दाब का मात्रक है, इसका मतलब गुरु ये भी है, मतलब ऑल अबव द राइट, ठीक है ना। सब के सब क्या है, सही है। 1 मिली बार बराबर कितने पास्कल? अरे यार
10 to the power 6, 1 millibar is equal to 10 to the power 6 पास्कल। वैसे जो यूनिट है ना, यूनिट वाला पोर्शन रेलवे खूब पूछता है, और ऐसे वाले क्वेश्चन एसएससी ज्यादा पूछता है। ठीक है, एसएससी ज्यादा पूछता है। अगले पे आएंगे लल्ला भाई, एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूं, देखो थोड़ा शेयर करोगे ना, अपना भी दिल खुश होता है यार। थोड़ा सा कम से कम जितने लोग हो वो लोग तो लाइक कर दो, मैं तो लगा रहूंगा। भारतीय संविधान का निर्माण किस निकाय ने किया था? सर संविधान सभा ने किया था। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इस पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज, अभी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज करने वाले जेम्स वॉटसन का निधन हुआ है, वो आपसे पेपर में पूछ सकता है। लाइसोसोम सर पैलाडे ने की थी। अच्छा, ये तो राइबोसोम की किए थे, तो ये तो होंगे नहीं, राइबोसोम की खोज किए थे सर, राइबोसोम। कैमिलो गोल्जी, ये तो सर गोल्जी बॉडी की खोज किए थे, गोल्जी बॉडी, ये तो सर गोल्जी बॉडी की खोज किए थे। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है ना। अल्टमैन, अल्टमैन होना चाहिए था, अल्टमैन। अल्टमैन ने किसकी किया सर? ये अल्टमैन सर माइट्रोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किया था इन्होंने, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो ये भी नहीं हुए। डी डुबे, डी डुबे, यस सर डी डुबे, इन्होंने की थी सर, और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता था। अब नमोए में डूबे, जिसके नाम में डूबे वो डूबे, हम काहे को उतराने जाए उसके लिए। ठीक है ना। एक को पूछ रहा है सर जी आप क्या बता सकते हैं, जब तक इतना कमेंट पढ़े उसका कमेंट हुआ आसमान में उड़ लिया। अब हम नहीं बता सकते हैं, अब हम क्या ही बता सकते हैं, आपका कमेंट ही उड़ गया, इंसान फिर उड़ गया। रुको, अगर इन्होंने इधर उधर की बात किए होंगे ना, तो फिर इनको हम बताते हैं। वैसे तो सरसों के तेल में भी सोना पाया जाता है, इसीलिए उसके लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति चलाई गई थी। इंसान के अंदर सभी तत्वों का मिश्रण है। चलो लाइसो नहीं भी हम नहीं बता सकते, अब हम कैसे बता दें, हर चीज हमको याद रही है जरूरी तो नहीं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम ईदगाह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जब मैं पेड क्लास वगैरह पढ़ाता हूं या कभी कभी यूट्यूब पे जब मैं मूड में आके थ्योरी पढ़ाता हूं, तब मैं बताता हूं कि ये जो इल्तुतमिश है बड़ा काम का व्यक्ति था, कुछ मैटर में था तो अत्याचारी, कुछ मैटर में इसने क्या किया था? भारत का पहला मदरसा, भारत का पहला वो क्या कहते हैं समाधि स्थल को यार, अच्छा चलो यहां लिखिए, भारत का पहला मदरसा, भारत का पहला ईदगाह, भारत का पहला वो क्या कहते हैं मकबरा, भारत का पहला मकबरा, ये सब बनवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और यही नहीं लल्ला, दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाने का श्रेय, दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है ना। चंद्रमा का देवता, खैर, और इल्तुतमिश मतलब वर्ड का मतलब होता है साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी, ये कभी कभी पूछता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता, इनके लैंग्वेज में वहां के चंद्रमा का देवता, साम्राज्य का स्वामी, ये भी होता है। ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बनने वाला है। वैसे दिल्ली सल्तनत से कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत चली कब से, अगला क्वेश्चन है जो, हाँ, दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू होकर के सर ये तब तक चली थी जब तक 1526 नहीं आ गया था। ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड के लिए बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले पे आते हैं लला, अगला 22 हो गया। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश में, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब इन विच टाइप ऑफ लाइट। आप प्रकाश संश्लेषण किन दो रंगों में दिखा सकते हैं बताइएगा? प्रकाश संश्लेषण किन दो रंगों में आप सबसे अच्छे से दिखा सकते हैं? बी और सी, लाल और नीला दोनों में दिखा दोगे। ठीक है ना, लाल और नीला दोनों में दिखा दोगे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये लाल और नीला दोनों में। नेक्स्ट, अब उसमें एक पूछता क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा
परमाणु पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस 24 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। संयुक्त राष्ट्र के स्थापना सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र सभा के स्थापना सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र के स्थापना सम्मेलन में, सोच समझ के बताइएगा। लल्ला, अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करोगे तो संयुक्त राष्ट्र से आपसे 8-10 क्वेश्चन कर सकता है। क्या क्या? संयुक्त राष्ट्र, सुनते रहना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? सर 24 अक्टूबर 1945, पहला क्वेश्चन करेगा। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस समिट का नतीजा है? सैन फ्रांसिस्को समिट, सैन फ्रांसिस्को समिट, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को समिट का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र को स्थापित करने में कितने लोगों का, हरिओम सर को, 51 देश, हाँ 51 देश शामिल थे। वह कौन सा देश था जिसने सैन फ्रांसिस्को समिट में बोलने के बाद भी उस मीटिंग में नहीं आया? तो दैट इज व्हाट? पोलैंड। पोलैंड नहीं आया था। संयुक्त राष्ट्र का जो झंडा है उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है? लाइट ब्लू। ये मैं आपके एसएससी और रेलवे में आज तक संयुक्त राष्ट्र के मेन थीम से कितने क्वेश्चन पूछे वो आपको बता दे रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? रामास्वामी मृदु नयार ने। संयुक्त राष्ट्र के झंडे पे 2 पत्तियां लगी हैं, वह किस पेड़ की है? ऑलिव। ऑलिव के ब्रांच हैं वो, ऑलिव ब्रांच हैं। बीच में संयुक्त राष्ट्र के एम्बलम के क्या लगा है? सर ग्लोब लगा है, अरे वर्ल्ड का ग्लोब लगा है, ठीक है। अब वो मिट गया, हमारी गलती थोड़ी थी, ठीक है, हमारी गलती थोड़ी थी। तो ये सारी चीजें हैं, ये हो गया ए ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का नृत्य? देखो मैंने हरिओम सर को बुलाया हुआ है, सर प्लीज, हरिओम सर को मैंने बुलाया हुआ है। मेरी क्लास सर अब 4-5 मिनट में खत्म होने वाली है। मैं चाहूंगा कि आप 7:50 से शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। बिल्कुल। तो देखो यार, मतलब हरिओम सर आपके लिए एनी टाइम रेडी रहते हैं और कल इनसे हजारों बच्चों ने पढ़ा। आज आप सब लोग जाएं, पढ़िए। बहुत अच्छी जीडी की बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो सर बस यही आपसे कहना है, 3-4 मिनट में सर 7:50 तक मैक्सिमम स्टार्ट कर दीजिए सर, ठीक है। लल्ला 7:50 पे ही आज सर की क्लास स्टार्ट होगी। सब लोग शिफ्ट हो जाना, सब लोग पढ़ना सर के साथ, ठीक है। कथकली किस, अब हमारे 25 क्वेश्चन हो गए ना, तो हम क्यों वो करने जाएं। कथकली सर केरल से, कथकली केरल से संबंधित है, ठीक है ना। कथकली का थोड़ा सा डिटेल जान लो। ये 2 शब्दों कथा और कली से बना होता है। इसमें रामायण एवं महाभारत के प्रसंगों को दिखाया जाता है। रामायण एवं महाभारत के प्रसंग दिखाए जाते हैं। मेनली ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब इसे स्त्रियां नहीं कर रही हैं। आप देखिए, आप इसी में देखिए, मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी जी, ये लोग भी इस नृत्य को कर रही हैं।